नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल बिहार जीके बाई विवेक शर्मा भैया। सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव। तो एक बार सारे बच्चे तेजी में बता देंगे, आवाज मेरी प्रॉपर आप तक पहुंच रही है? किसी भी बच्चे को कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है कल तक की सेशन में? ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है नाइन्थ क्लास का। एनसीईआरटी एससीईआरटी हम लोग यहाँ पे पॉलिटी जो है कवर कर रहे हैं। ठीक है, ममता तिवारी, विपिन राज, संगीता पंडित जी, प्रभात अंशु, प्रतीक्षा मौर्य, निहारिका, प्रवीण शाह, जितेंद्र पासवान, सभी को गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, सभी को हर हर महादेव भैया। तो चलिए, चुनावी राजनीति के बारे में यानी तीसरा चैप्टर हम लोग नाइन्थ क्लास का पॉलिटी जो है वो पढ़ रहे हैं। इसमें कुछ पॉइंट हम लोग पढ़ लिए थे। अब जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे, आवाज मेरी प्रॉपर आप तक पहुंच रही है? किसी भी बच्चे को कोई समस्या कोई परेशानी नहीं है? राम जी, अजीत कुमार, रिपू कुमारी जी, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग बाबू। जल्दी से एक बार बता देंगे। शिवांग सिंह जी, जल्दी से। हाँ, सुनाई दे रहा ना सबको? आवाज प्रॉपर पहुंच रही है ना? हाँ, चलिए सेशन शुरू किया जाए। चुनावी राजनीति स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें कि भैया बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जो है मेरे द्वारा, ठीक ना, हम ये बोल नहीं सकते हैं कि मेरी टीम के द्वारा, क्योंकि भैया हम ही हैं तो मेरे द्वारा आचार्य सीरीज शुरू की गई है। और ये जो है पॉलिटी आपका टॉपिक वाइज 11 बजे से चल रहा है। आज किसी कारणवश क्लास नहीं हुई थी, कल से सारी क्लासेस ये होंगे। ठीक है, हाँ, चलिए आगे देखिएगा। हाँ, अब देखिएगा, अब कहता है ये जो है आपका बिहार जी के जो है 12 बजे से टॉपिक वाइज चल रहा है। ठीक है ना, और ये आपका जो है इसमें आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए हैं। पॉलिटी चूंकि यहां कवर कर रहे हैं तो यहां पॉलिटी नहीं, तो हिस्ट्री हो गया, इसमें जो है साइंस हो गया, इसमें जो है ज्योग्राफी हो गया, इसमें ईवीएस हो गया, इस दिन में आपका करेंट अफेयर्स हो गया। ठीक ना, इतना हम टॉपिक कवर करेंगे। आज हिस्ट्री हो गया, कल हम लोग इसमें साइंस का क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, टॉप 50 आज हिस्ट्री का क्वेश्चन कवर किए थे, एंशिएंट से लेकर के मॉडर्न तक, मेडिएवल, हर के कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं भैया। ठीक ना, हाँ, अब एक क्लास में तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा नहीं, तो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे ही हर वीक में कर लेंगे। तो कल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के हम आ रहे हैं आपसे 4 बजे। ठीक ना, ये जो है आपका एनसीईआरटी एससीईआरटी का ये सीरीज चल रहा है, एनसीईआरटी एससीईआरटी। जैसे ही इसमें 9th क्लास का पॉलिटी खत्म हो जाएगा, वैसे ही 9th क्लास का हिस्ट्री शुरू कर देंगे इसमें। ठीक ना, तो आपका 3 चैप्टर बचा है। ठीक है ना, तीसरा चैप्टर ये खत्म हो जाएगा, फिर 2 चैप्टर बचेगा 9th क्लास का। चलिए आगे देखेंगे। अब हम बात करते हैं आपसे आचार्य बैच का। आचार्य बैच का अगर हम बात करें तो इसमें बिहार जी के और पॉलिटी, ये 2 चीज ना बिल्कुल शुरुआत से कवर कर रहे हैं हम। ठीक है, ये मात्र आपको 199 रुपए में मिल रहा है, 199 रुपए में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद बात करें हिस्ट्री स्पेशल बैच आपका, ये भी 199 का है। 199 6 to 10 एनसीईआरटी एससीईआरटी कवर कर रहे हैं इसमें। ठीक है ना, एप्लीकेशन की क्लास भैया आज जो है ट्रेनिंग नहीं हो पाया मेरा, कल जो है एप्लीकेशन का ट्रेनिंग दे देगा। कल जो है हम आप लोग को लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में, कौन सा एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है, और सारी चीजें आप जो है विधिवत हो जाएगी एप्लीकेशन की। ठीक ना, थोड़ा सा प्रोसेस उसमें बच गया है, क्योंकि कंटेंट कॉपी करना था ना उससे, जिस एप्लीकेशन पे आप लोग क्लास ले रहे थे उसका। तो ये आपका चुनावी राजनीति पढ़ रहे थे। अब जल्दी से बच्चे बता देंगे, इसमें कुछ पॉइंट हम कवर कर लिए थे। ठीक है, हाँ, कौन सा पॉइंट कवर कर लिए थे? हरियाणा वाला पॉइंट हम लोग कवर कर लिए थे ना, हरियाणा वाला पॉइंट हम लोग कवर कर लिए थे। ये हम लोग देख रहे थे क्या भैया? हाँ, ये देख रहे थे लोकतांत्रिक चुनाव कैसे किसी चुनाव को कह सकते हैं। हाँ, एनसीईआरटी है, जैसे ही इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होगा ना, वैसे ही हम लोग एससीईआरटी इसमें ऐड कर लेंगे। ठीक ना, हाँ, अधिकांश चीजें एनसीईआरटी एससीईआरटी सेम है, कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा है एससीईआरटी में, उसको कवर करते चलेंगे। ठीक ना, जरूरत होगा अलग से एससीईआरटी फिर हम करवा देंगे, कुछ चैप्टर एक्स्ट्रा होगा तो। हाँ, चलिए, कह रहा है कि पहला लोकतांत्रिक चुनाव कैसे कर सकते हैं किसी को? पहला कहता है हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का समान मूल्य हो। मतलब कहने का अर्थ है कि सबको मतदान का अधिकार हो, भेदभाव नहीं। अंग्रेजों जैसा नहीं कि शिक्षित हैं तो ही मतदान कर सकते हैं, संपत्तिशाली है तो ही मतदान कर सकते हैं, और सबके मतदान का मूल्य एक हो। फिजी जैसा नहीं कि फिजी मूल के लोग हैं तो वहां पे उनका मतदान का मूल्य ज्यादा है, और भारतीय मूल के लोग फिजी में रह रहे हैं तो उनके मत का मूल्य कम है। ठीक है, तो ऐसा नहीं, सबका वोट का वैल्यू क्या हो, बराबर हो। हाँ, अब देखिए, अब कहता है दूसरा,
चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टी और उम्मीदवार को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए क्या करें, विकल्प पेश कर सके। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ कि ऐसा नहीं कि एक पार्टी है तो एक ही पार्टी, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, हाँ, लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है, नहीं भैया, विकल्प होना चाहिए। बीजेपी नहीं, कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी, लोगों के पास बहुदलीय व्यवस्था होनी चाहिए। क्लियर सभी का? ये जितना भी पॉइंट है ना, सारे पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेना है, एक दो बार सरसरी निगाह से देख लेना है। स्टेटमेंट में आएगा कि किस चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कह सकते हैं, उसके न्यूनतम मापदंड क्या है, और 4 स्टेटमेंट देगा, उसमें से 3 स्टेटमेंट ये रहेगा, एक स्टेटमेंट कोई अलग से दे देगा। ठीक ना, वो लगा दीजिएगा। या हो सकता है कि चारों स्टेटमेंट सही दे और उसके बाद लिख दे उपयुक्त में से एक से अधिक, तो आप वहां पे ई लगा करके आ जाइए। ठीक ना। कहता है तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। मतलब कहने का अर्थ कि ऐसा नहीं कि एक बार चुनाव हो गया तो ऐसा नहीं कि फिर चुनाव ही ना हो। नियमित अंतराल, जैसे आप बताएं अगर, तो लोकसभा में 5 वर्ष, विधानसभा 5 वर्ष, 5-5 वर्षों के अंतराल पे चुनाव होता है। तो नेता लोग को भी एक डर होता है कि 5 वर्षों के बाद अगर हम काम नहीं करें, ठीक है, तो 5 वर्षों के बाद दूसरे को चुन सकते हैं। ठीक ना, हाँ, दूसरे को चुन सकते हैं। ठीक है, तो लोगों के पास ये विकल्प होना चाहिए, तो नेता भी डरे रहेंगे, एक लिमिट में रह करके, सीमाओं में रह करके काम करेंगे। क्लियर। चौथा कहता है, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। सही बात है, ऐसा नहीं कि हम किसी योग्य को चाह रहे हैं और कुछ दबंग या वर्चस्वशाली लोग उसको चुनाव से बाहर कर दिए। नहीं, हम जिस नेता को चाह रहे हैं वास्तव में चुनाव इलेक्शन उसका हो, और वो क्या हो, वो पार्टिसिपेट करे, फिर जनता वहां पे अपने मन मुताबिक योग्य नेताओं को चुने। संगीता पंडित एस्टेट के लिए भी कुछ कर रहे हैं। ठीक ना, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा सा समय, एस्टेट के लिए भी प्रबंध किया जा रहा है। ठीक ना, हाँ। मानसी संध्या, आपसे बेटर कोई नहीं पढ़ाता है सर। हाँ, सब जगह घूम कर देख लिए। अरे नहीं, घूमना नहीं है, बस यहां आ गए ना, अब आपको घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारा समस्या का समाधान यहां हो जाएगा। ठीक ना, अच्छे से चीजों को समझना है। अगला पॉइंट 5वां कहता है, चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया कि कोई एक ही पार्टी लगातार जीत रही है, एक ही पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चुनाव स्वतंत्र हो और निष्पक्ष हो, लोग अपने मन के मुताबिक योग्य नेता का चुनाव कर सकते हैं, यानी स्वतंत्र निष्पक्ष तरीके से, अवैध मतदान नहीं होना चाहिए। कुछ गिने चुने लोग गए, एक ही पार्टी को जिता करके आ गए, ऐसा नहीं। ठीक है, जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे, यहां तक मामला क्लियर है? हाँ, जल्दी से एक बार सारे बच्चे तेजी में बता देंगे मामला क्लियर है क्या? जल्दी से। प्रतीक्षा मौर्य, लाडो आई नहीं है, लाडो पार्क गई घूमने। हाँ, जल्दी से क्लियर। हाँ, जल्दी से बताएंगे, क्लियर ना मामला? तो 5 पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, 5 पॉइंट आपको ये बेहतर तरीके से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है, ये शर्त बहुत आसान और सरल लग सकता है। आपको बहुत आसान लग रहा होगा ये शर्त, भैया स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव हो जाए। होता ही ना है, मतदान केंद्र लूट लिया जाता है, मतदान कर्मियों को मार दिया जाता है, उनको धमकाया जाता है। समझ गए बात को? हां। अब कहता है, लेकिन अनेक देश ऐसे हैं जहां के चुनाव में इन शर्तों को भी पूरा नहीं किया जाता। इस अध्याय में हम अपने देश में हुए चुनाव पर भी ये शर्तें लागू करके जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे यहां के चुनाव को लोकतांत्रिक कहा जा सकता है या नहीं। अब हम देखेंगे कि हमारे देश में जो चुनाव हो रहा है वो लोकतांत्रिक है या नहीं। अब लोकतांत्रिक का क्या बताए? सबको मतदान का अधिकार होना चाहिए, बहुदलीय व्यवस्था हो, लोगों के पास विकल्प होना चाहिए, चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हो, लोग जिसको चुनना चाहते हैं उसको ही चुने। ये पॉइंट बताए ना हम आपको, जल्दी से एक बार सारे बच्चे हमको बता देंगे, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या कि क्या राजनैतिक प्रतिद्वंदिता अच्छी चीज है? कहता है कि ये जो पॉलिटिकल कंपटीशन है, जो एक नेता दूसरे को हराने का प्रयास करता है, एक पार्टी दूसरी पार्टी की शिकायत करती है,
कि नहीं भैया वो पार्टी ऐसी है, वो पार्टी ऐसी है, ठीक है। तो क्या ये कंपटीशन जो पॉलिटिकल बढ़ रहा है, सब लोग जो सीट प्राप्त करने को लेकर के जो अपना जन समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं, क्या ये सही चीज है? इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जल्दी से एक बार सारे बच्चे हमको बता देंगे, गुरु यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, जल्दी से देखिए। एग्जाम में याद रखिए, एग्जाम में ना हम होंगे ना आपके पास ये नोट्स होगा तो मेरे द्वारा समझाया गया कंटेंट। कई बार ऐसा होता है, हम जो एग्जाम्पल देते हैं ना, आप उस एग्जाम्पल पे फोकस किया कीजिए। जब एग्जाम हॉल में आप जाएंगे ना, और यही कंटेंट आपके सामने जब इससे क्वेश्चन बनेगा, तो आपको कंटेंट कई बार याद नहीं होता, लेकिन आपको याद क्या होता है, मेरा जो आवाज है वो आपके कान में गूंजेगा। हाँ, मेरे साथ भी हुआ है, हाँ मेरे साथ भी हुआ है। यूपीएससी में एक पेपर आता है एथिक्स में एक स्टेटमेंट हम भूल रहे थे, ठीक है, लेकिन क्लासरूम में जो स्टेटमेंट जो बताया गया था हमको, यह घटना 2017 की है, वो स्टेटमेंट मेरे कानों में गूंज रहा था। समझ रहे हैं? पूरा टीचर का शकल आ रहा है कि भाई वो इस एक्टिविटी से हमको बताया था, हम डाल दिए डायरेक्ट एग्जाम में, लिख के आ गए। यही होता है, कई बार आपके दिमाग में ना मेरा एग्जाम्पल, मेरा एक्टिविटी घूमते रहेगा और वही आंसर सही कर सकता है। तो चीजों को अच्छे से समझना है। चलिए, कहता इस प्रकार हम पाते हैं कि चुनाव का मतलब राजनैतिक प्रतियोगिता या प्रतिद्वंदिता है। चुनाव मतलब कंपटीशन, एग्जाम मतलब कंपटीशन। जैसे एग्जाम में क्या होता है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन उसी में से जो बच्चा सही चीज को पढ़ करके उतना ही टाइम में क्या किया, टाइम मैनेजमेंट के साथ अच्छा स्कोर कर लिया, कट ऑफ क्रॉस कर गया, वो क्वालिफाई हो जाएगा। और जो बच्चा टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, होपलेस हो गया, कंपटीशन से बाहर हो गया। ये चीज कहता है कि यह प्रतियोगिता कई तरह का रूप ले सकती है। सबसे स्पष्ट रूप है राजनैतिक पार्टियों के बीच प्रतिद्वंदिता। निर्वाचन क्षेत्रों में इसका स्वरूप उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंदिता का हो जाता है। अगर प्रतिद्वंदिता नहीं रहे तो चुनाव बेमानी हो जाएंगे। आप देख रहे हैं, पति किसी और पार्टी में, पत्नी किसी और पार्टी में, पति अपनी पार्टी का बड़ाई, पत्नी अपनी पार्टी का बड़ाई है। तो इसमें क्या होगा, ऐसा थोड़ी है कि पति पत्नी आपस में तकरार कर रहे हैं, नहीं, सभी अपने अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हैं। सबको एक सीट चाहिए। कल के डेट में अगर पति विधायक बन गया तो पत्नी को लाभ नहीं होगा? जरूर होगा। पत्नी अगर विधायक बन गई, पति को लाभ होगा कि नहीं होगा? सभी अपने उद्देश्यों की पूर्ति में लगे हैं। उनका बेसिक काम यही है कि भैया एक दूसरे का शिकायत नहीं करोगे तब तक जनता तुमको सपोर्ट नहीं करेगी। समझ रहे हैं ना बात को? हाँ, अब देखिए, अब आगे पॉइंट थोड़ा बढ़ते हैं। अब कहता है कि लेकिन क्या राजनैतिक प्रतिद्वंदिता का होना अच्छी चीज है? चुनावी प्रतिद्वंदिता में कुछ स्पष्ट नुकसान दिखता है। इससे हर बस्ती, हर घर में बंटवारा जैसी स्थिति हो जाती है। आपने भी अपने इलाके में सुना होगा, लोग पार्टी पॉलिटिक्स के फैलने की शिकायत कर रहे हैं। विभिन्न दलों के लोग और नेता अक्सर एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। अब मूर्ख है वो आदमी, मूर्ख वो आदमी है जो इन पार्टी वालों के चक्कर में लड़ता है। एक सिंपल सा उदाहरण बताते हैं। कोई एक विधायक है, वो दूसरे पार्टी के विधायक का शिकायत करेगा, लेकिन आप कभी उस विधायक जो शिकायत कर रहा है दूसरे का, आप कभी उसके यहां का फंक्शन देखिए, चाहे शादी हो, चाहे कोई आयोजन हो, उत्सव हो, वो विपक्षी पार्टी का गुलदस्ता के साथ वेलकम करता है और सारे फैमिली के साथ बैठ करके खाना खाता है। दोनों के फैमिली आपस में एकदम रिलेशन इतना जबरदस्त रखा है, बॉन्डिंग इतना, और उसके कार्यकर्ता है जो एक दूसरे को मार काट रहे हैं। अरे मूर्ख आदमी, नेता किसी का नहीं है, नेता अपने बाप का सगा नहीं होता, तो तुम लोग काहे उसके लिए लड़ रहे हो? इस चीज को लोग समझता नहीं है। समझ रहे बात को? इस चीज को लोग समझता नहीं है। नेता नेता एक है, उसको लड़वा करके वोट लेना है।
समझ गए बात को? जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे। हाँ, गुरु कृपा। हाँ भैया, बढ़िया से पढ़ना है। कहता है पार्टियां और उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि चुनावी दौड़ जीतने का यह दबाव सही किस्म की दीर्घकालिक राजनीति को पनपने नहीं देता। कुछ लोग का क्या कहना है कि भाई ये जो चुनाव के दौरान जो सीट प्राप्त को लेकर अपने आप को जितवाने के क्रम में जो ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, क्षेत्रीयता के नाम पे जो राजनीति करते हैं, ये लॉन्ग टाइम के पॉलिटिक्स के लिए सही चीज ना है। लॉन्ग टाइम में जाकर के ये घातक साबित हो सकता है। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा, ठीक ना? हाँ, ये जो चुनाव को जीतने के लिए तरह तरह के हथकंडे नेताओं के द्वारा अपनाए जाते हैं, ये कुछ लोगों का कहना है कि लॉन्ग टाइम के लिए ये जो हथकंडे हैं ये घातक साबित हो सकते हैं। इसको याद रखिएगा। आगे देखिए, कहता है समाज और देश की सेवा करने की चाह रखने वाले कई अच्छे लोग भी इन्हीं कारणों से चुनावी मुकाबले में नहीं उतरते। उन्हें इस मुश्किल और बेढंगी लड़ाई में उतरना अच्छा नहीं लगता। सही बात है। अब कई लोग को देखिए, दूसरे तरीके से वो समाज की सेवा कर रहे हैं। वो अपना पैसा जो है जनता के भलाई में लगा रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट राजनीति में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कारण क्या है? राजनीति ये दलदल है, आप इसमें फंस गए तो निकल नहीं पाएंगे। उनका कहना है कि भैया ये बेढंगा लड़ाई है, यहां कोई ढंग ही नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। तो अगर एक जमा मंजा हुआ खिलाड़ी नहीं रहा ना मैदान में, पॉलिटिक्स उसके बस का नहीं है। आंडू पांडू कितने आएंगे चले जाएंगे, आप देखे होंगे। जमानत जब्त हो जाता है, 10-10 बार चुनाव लड़ जाते हैं, लेकिन नहीं, जीते नहीं, क्योंकि उनको पता नहीं है तरीका। और कुछ नए खिलाड़ी मैदान में आएंगे और सारा हथकंडा अपना करके चुनाव जीत लेंगे। ये खिलाड़ी होता है। तो राजनीति सबके बस का नहीं है। कहता है हमारे संविधान निर्माता जो है इन समस्याओं के प्रति सचेत थे, फिर भी उन्होंने भविष्य के नेताओं के चुनाव के लिए मुक्त चुनावी मुकाबले का ही चयन किया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दीर्घकालिक रूप से यही व्यवस्था बेहतर काम करती है। एक आदर्श दुनिया में ही सभी राजनीतिक नेताओं को मालूम होता है कि लोगों का हित किन किन चीजों में है, तथा ये सभी नेता लोगों की सेवा की प्रेरणा से ही राजनीति में आते हैं। एक स्टेटमेंट किस किस बच्चे को याद है, जल्दी से कमेंट में बताएंगे। एक स्टेटमेंट क्या बताए थे जब वो बच्चियों का चल रहा था बातचीत आपस में, है रिव्यांग, ठीक ना, और लिंगदोह मैडम थी। वहां पे एक बच्ची क्या बोली थी कि हम भी कई लोगों का स्टेटमेंट पढ़े हैं, और उस स्टेटमेंट में एक बात था कि लोकतंत्र ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें लोग खुद के उत्पीड़क हैं। दूसरा स्टेटमेंट उसमें हम क्या बताए थे कि लोग जो है नेता की मुंह से अपनी इच्छा की बात को सुनते हैं और फिर अपने तानाशाहों का चुनाव करते हैं। तो यहां पे नेता क्या करते हैं? नेता क्या करते हैं? नेताजी का काम है कि आपको सड़क का समस्या है, आपका घर नहीं है, वो समझ गए। अब जब वो समझ गए, वो जाकर के आपके सामने बोलेंगे आपका एकदम पक्का छत, एकदम सड़क भैया एकदम चकचकाती सड़क, आप दिन रात कभी भी निकलिए। नेता के मुंह से अपना इच्छा का बात सुन लिए, फिर निरंकुश का क्या किए, चुनाव कर दिए। यही तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है। स्टेटमेंट आ सकता है एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? हाँ, कहता है पर असल जीवन में ऐसा नहीं होता। दुनिया भर के सभी नेताओं को अन्य पेशों के लोगों के समान आगे बढ़ने की, अपना करियर बनाने की चिंता होती है। देखिए, एकदम बोला जाता है ना कि एकदम 100% राइट बात बोला है कि नेता लोग एंट्री तो मारता है किस तरह से कि हमको समाज का सेवा करना, जनता के हितों की भलाई करनी है। लेकिन होता क्या है, अन्य पेशे जो लोग हैं, अन्य पेशा के लोग, जैसे आप शिक्षक बनेंगे तो आपका एक तरफ तो प्राइमरी मैटर हो गया कि भैया हमको बच्चा को पढ़ाना है,
लेकिन दूसरी तरफ आपको यह भी तो दिमाग में है कि भैया सैलरी आएगा तो घर बनवाना है, अपने लिए ढंग ढंग का कपड़ा लेंगे, थोड़ा मॉल जाएंगे, थोड़ा घूमने जाएंगे, है ना शौक, पैसा सेविंग करना है, आगे कैरियर भी बनाना है ना। ऐसे ही नेता लोगों का हो जाता है। उनका क्या है कि वो अपना करियर बनाने की चिंता हो जाती है, और करियर बनाने का अर्थ है कि जब उनको जनता की सेवा के लिए करोड़ों रुपया मिलेगा तो उसको डकार जाएंगे। 1 करोड़ रुपया है सड़क बनवाने के लिए, 50,000 में सड़क 50 लाख में सड़क बनवा दिए, 40 लाख में सड़क बनवा दिए, बाकी का जो बचा 50 लाख 60 लाख उसको डकार दिए, एक बढ़िया चौड़ में फ्लैट ले लिए, ठीक ना, जमीन ले लिए 10 जगह जमीन ले लिए, फ्लैट ले लिए। वो 5 साल में अपना लाइफ सेट कर देता है कि अगली बार अगर नहीं भी जीते हम तो मेरा आने वाला जनरेशन क्या हो, मेरे इसी पैसा से अपना, इसी बिजनेस से मेरा पेट पाल ले। ये सीन चल रहा है अभी। अब एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जल्दी से बताएंगे मामला क्लियर। हाँ जल्दी से बताएंगे। हाँ सर एप्लीकेशन पर क्लास कब से बाबू? मेरी राधा। हाँ एप्लीकेशन पे क्लास बहुत जल्द होगी, ठीक ना। हाँ जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे। हाँ हाँ सही बात है, घुसते जनता की भलाई बोलकर गिरगिट जैसा रंग पलटता है नेता, गिरगिट जैसा। जल्दी से बताएंगे। वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं या अपने लिए बड़ी से बड़ी कुर्सी और ज्यादा से ज्यादा अधिकार पाना चाहते हैं? अब कोई सीएम है, पीएम बनना चाहता है, कोई प्रधान है वो विधायक बनना चाह रहा है, कोई विधायक है जो सांसद बनना चाह रहा है, पावर ज्यादा चाहिए उनको, कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनने का सोच रहा है। समझ गए? तो ये सब यही लोग का सोच है। विवेक सिंह एप्लीकेशन आ जाएगा बाबू। हाँ बस सार लास्ट स्टेज में प्रोसेस चल रहा है। कहता है संभव है कि उनके अंदर लोगों की सेवा करने की भावना भी हो, पर सिर्फ इस भावना के भरोसे चीजों को छोड़ना जोखिम का काम है। यह भी संभव है कि उनके अंदर लोगों की मदद करने की भावना हो, पर उन्हें यह मालूम ना हो कि यह काम कैसे किया जा सकता है। या फिर यह भी हो सकता है कि उनके मन में जो विचार हो उनका लोगों की जरूरत या स्थानीय स्थितियों से मेल ही ना बैठे। देखिए कई बार होता क्या है, थोड़ा समझिएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा विदेश पढ़ रहा है, उसके पिताजी का राजनीतिक बैकग्राउंड है, यहां पे पॉलिटिकल बैकग्राउंड है। अचानक से उस बच्चे को उत्तराधिकारी के रूप में उतार करके यहां पे चुनाव जीतवा दिया जाता है। लोग पिताजी के बदौलत उसके जो है उसको जितवा देते हैं। अब वो व्यक्ति जो सब दिन विदेशों में पढ़ा है, उसको भारत की स्थिति ही नहीं पता कि किस चीज की डिमांड है, लोगों की समस्या क्या है। आपको क्या लग रहा है वो पॉलिटिक्स कर पाएगा सही से? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। वो उसको स्टार्टिंग का अपना 4 साल तो ये समझने में लग जाएगा कि लोगों की समस्या को समझना कैसे, हमको लोगों की जरूरतें क्या है। कई बार होता है कि सोच होता है उनका कि सेवा करना है, लेकिन वो सोच लोगों की उम्मीदों पे जो है ना वो मैच नहीं खाता। लोगों की जरूरत कुछ और है, इसका सोच कुछ और है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे। गुरु एकदम समझ आ रहा ना? ऐसे में हम इन वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं? एक तरीका तो राजनेताओं के ज्ञान और चरित्र में बदलाव और सुधार लाने का है। देखिए कितना बढ़िया बात कह रहा है। सबसे पहले नेता अपना कैरेक्टर बदले। नेता लोग का कैरेक्टर आए दिन आप न्यूज में सुनते रहिए, कोई नेता यहां कांड कर दिया, कोई नेता वहां कांड कर दिया। समझ गए? हां। अब दूसरी तरफ कह रहा है कि नेताओं के ज्ञान, कई बार जो है ज्ञान ही ना है नेता के अंदर। अब ज्ञान ना है तो क्या काम करेगा? चरित्र अच्छा ना है वो क्या काम करेगा? कहता है दूसरा और ज्यादा व्यवहारिक तरीका यह है कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएं जिसमें लोगों की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरस्कार मिले और ऐसा न करने वालों को दंड मिले। इस पुरस्कार या दंड का फैसला कौन करता? अभी सांसदों को पुरस्कार दिया जाता है जो अच्छा करते हैं, तो कह रहा है जो अच्छा कर रहे हैं नेता उनको आप पुरस्कार दीजिए, और जो अच्छा नहीं कर रहा उनको दंड दीजिए।
इससे क्या होगा कि नेताओं के अंदर एक जनता की सेवा करने की ललक आएगी। तो 2 पॉइंट यहां से सारे बच्चे एक बार बता देंगे कि ऐसे में वास्तविकताओं का सामना कैसे कर सकते हैं। तो राजनेताओं को ज्ञान और चरित्र में बदलाव करना होगा। दूसरी तरफ कह रहा है कि भैया ये जो नेता हैं वो अगर जनता की सेवा सच में कर रहे हैं तो उनको पुरस्कार दीजिए, और अगर वो सही से काम नहीं कर रहे हैं तो आप उनको दंड दीजिए। हाँ, अब हाँ, जल्दी से एक बार बताएंगे सारे बच्चे। हाँ, जल्दी से। एक नेता जो हमको आज तक अच्छा लगा, एक नेता आज तक अच्छा लगा हमको, मेरा अगर पूछिएगा तो दो समझिए, दो लोग। एक तो आपके अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, एक अटल बिहारी वाजपेयी और एक मनोहर पारीकर, ठीक है। हाँ, एक मनोहर पारीकर और एक अटल बिहारी वाजपेयी, दो जेन्युइन नेता लगे हैं हमको कि हाँ सच में नेता हैं, बोलते हैं तो करते हैं। बाकी हमको किसी पे विश्वास है ना है। समझ गए? हाँ, बाकी विश्वास है ना है हमको, समझ गए? आप लोग का भी पसंदीदा कोई नेता होगा, सबका होता है। हाँ, बाकी वही भैया, बोले कुछ किए कुछ, बोले ज्यादा किए कम, बोल दिए किए नहीं। हाँ, कहता है इसका सीधा सा जवाब है कि लोग करते हैं। चुनावी प्रतिद्वंदिता का यही अर्थ है। नियमित चुनावी मुकाबले का लाभ राजनीतिक दल और नेताओं को मिलता है। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने लोगों की इच्छा के अनुसार मुद्दों को उठाया तो उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अगले चुनाव में उनकी जीत की संभावना भी बढ़ेगी। देखिए, नेता लोग को लोभ है, 5 साल चुनाव होगा, 5 साल बाद इलेक्शन होगा, उनको पता है। अब वो 5 साल वो इसलिए भी काम करेंगे न इच्छा होते हुए भी कि अगला चुनाव में जनता अगर खुश नहीं रही तो हमको वोट नहीं देगी। इस कारण से भी उनके अंदर एक इच्छा पनपती है कि भैया हमको जनता का सेवा करना चाहिए। अब एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे, कोई ऐसा बच्चा जिसको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा हो, कोई वर्ड ऐसा लग रहा हो कि गुरुजी ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, कोई ऐसा बच्चा समझ आ रहा है तो एक बार सारे बच्चे सेशन को शेयर कर देंगे। क्या करेंगे? शेयर कर देंगे सेशन को और पढ़ते रहेंगे। लेकिन यदि वे अपने कामकाज से मतदाताओं को संतुष्ट करने में असफल रहते हैं तो वे अगला चुनाव नहीं जीत सकते। सिंपल सा बात है भैया। कितना नेता तो ऐसा है कि 4 साल एकदम सोएगा, कहां कहां विदेशों में घूमेगा, लास्ट के 1 साल चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे कोई हो, एकदम घूम रहा है। लास्ट के 1 साल ऐसा मेहनत करेगा, हर सड़क चकमक करवा दिया, अस्पताल बनवा दिया, स्कूल बनवा दिया। अब जनता वो 4 साल का दर्द भूल जाती है, बोलती है वाह रे वाह वाह वाह, गजब नेताजी हम लोग के बारे में सोचते हैं, देखिए तो ऐसा नेता मिलेगा। 1 रुपया नहीं रखते हैं। अरे तुम लोग को मूर्ख आदमी पता का है 4 साल का पैसा डकार चुके हैं, ये लास्ट के 1 साल जो है तुम लोग पे खर्च किए। बताइए, तो जनता है मूर्ख, जनता समझ ही ना पा रही है इस चाल को। समझ रहे हैं बात को? हाँ, कहता है इस तरह यदि कोई राजनीतिक पार्टी सिर्फ सत्ता में आने की इच्छा से ही आगे आई है तो भी उसे मजबूरन जनता की सेवा करनी होगी। कुछ कुछ इसी ढंग से बाजार काम करता है। भले ही कोई दुकानदार सिर्फ अपने फायदे की सोचता हो, उसे मजबूरन ग्राहक को अच्छा सौदा देना ही पड़ता है। मार्केट में जो दुकानदार है उसका उद्देश्य क्या है? सबका उद्देश्य एक ही है कि हमको प्रॉफिट कमाना है। लेकिन जब बगल में कॉम्पिटिटर आ जाता है दुकानदार का,
तब एक दुकानदार सोचता है कि भाई प्रॉफिट भी कमाना है, लेकिन हमको क्वालिटी वाला सामान भी देना है, क्योंकि अगर हम हल्का भी समझौता किए क्वालिटी से तो कस्टमर बगल में चला जाएगा, है। सेम कंडीशन राजनीति में, अगर एक पार्टी अगर सही से जनता की सेवा नहीं की तो उस पार्टी को डर हो जाएगा कि अगले चुनाव में हमारा कस्टमर यानी कि जो जनता है वो दूसरी पार्टी को ना वोट दे दे। इसी डर से इच्छा न होते हुए भी कई सारे नेता जनता की सेवा करते हैं। एक लाइन में समझिए, दुकानदार वाला सीन चल रहा है, समझ गए? हाँ, जैसे दुकानदार का काम है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर कलेक्ट करना, वैसे ही नेता का काम है ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन अपना प्राप्त करना, ताकि अगले चुनाव में वो सेफ जोन में रह सकें एकदम कि भैया हम तो जीत रहे हैं, जनता मेरे पक्ष में है। कहता है कि अगर वह ऐसा नहीं करता तो ग्राहक दूसरी दुकान देखेगा। ठीक इसी तरह राजनीतिक मुकाबले से संभव है कुछ भेदभाव पनपे और लोगों में आपसी मनमुटाव पैदा हो, लेकिन आखिरकार इससे राजनैतिक दल और इसके नेता लोगों की सेवा के लिए बाध्य होते हैं। तो भैया कंपटीशन बहुत आवश्यक है, चाहे राजनीति हो चाहे बिजनेस हो। अब एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बता देंगे कि गुरु यहां तक एकदम सारी चीजें क्लियर हो गई, जल्दी से। अब देखिए ये कार्टून दिखाया है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं, वादे हैं। जनता कह रही है कि बेटा मेरे पास वोट है। हाँ जल्दी बताएंगे। हाँ क्या है? हमारे पास वोट है। अगर हम आपको वोट नहीं देंगे तो फिर योजना, नीति, घोषणा क्या होगा? है आपकी योजना है, आपकी नीति है तो ठीक है। तो आप अगर योजना नीति बता करके अगर आप करते हैं काम, जनता एक बार आपको वोट देगी, दोबारा नहीं। अगर नहीं करेंगे तो दोबारा नहीं वोट देगी, ठीक ना, याद रखिएगा। कहता है चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, थोड़ा समझिएगा। क्या हमारे देश में होने वाले चुनाव लोकतांत्रिक हैं? इस सवाल का जवाब देने के लिए आइए देखें कि भारत में चुनाव किस तरह होता है। हमारे यहां लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। एक क्वेश्चन यहां से फैक्चुअल निकल गया बाबू। पहला पॉइंट कहेगा लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों पे होता है, जल्दी से बताएंगे एक बार। लोकसभा का कार्यकाल पूछेगा आपसे, 5 वर्ष बता दीजिएगा। कितना? 5 वर्ष बता दीजिएगा। अगर आपसे पूछेगा विधानसभा का, तो सबको ये तो पता है ना कि लोकसभा केंद्र में है, विधानसभा राज्यों में है, इतना तो बेसिक पता होगा, याद रखिएगा। तो विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, इसको याद रखिएगा, ठीक ना। हां ये फैक्चुअल डेटा है, डायरेक्ट आएगा एग्जाम में। कहता है 5 साल के बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब हमारे जो मोदी जी हैं या जो मंत्री परिषद है, या आपके यूपी में जो योगी जी हैं या मंत्री परिषद है, इनके इन सारे लोगों का कार्यकाल 5 वर्ष का है। कितना? 5 वर्ष का। हाँ 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 आर के प्रसाद, बात तो एकदम सही है। हाँ तो कार्यकाल लोकसभा विधानसभाएं भंग हो जाती है, याद रखिएगा। ये 5 वर्ष के पश्चात भंग हो जाएगी सामान्य परिस्थिति में, ठीक ना। हाँ अगर हम जो है अविश्वास प्रस्ताव की बात नहीं करें, अगर सरकार गिरने की बात हम बीच में ना करें, तो सामान्य परिस्थिति में क्या हो जाता है कि आपका ये जो है कार्यकाल इनका 5 वर्ष का जो होता है वो उसके बाद भंग हो जाती है, नई लोकसभा नई विधानसभा का गठन होता है। कहता है फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होता है। और ये जो अलग अलग दिन चुनाव होता है इसी को बोलते हैं कि कई चरण में चुनाव। 7 चरण में चुनाव,
मतलब 7 डेट में चुनाव होगा अलग अलग जगहों पे। 4 चरण में चुनाव मतलब 4 डेट में अलग अलग जगहों पे चुनाव होगा। फिर एक दिन काउंटिंग होगी जिसको मतगणना बोलते हैं। मतगणना मतलब जितना भी वोट पड़ा है उसके प्रत्याशियों का, उस चुनाव में खड़े उम्मीदवारों को, उस सारे वोटों को काउंट किया जाएगा, गिना जाएगा। और फिर गिनने के बाद क्या होगा, जो विजेता होगा, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, जो ज्यादा वोट पाएगा वो विजेता हो जाएगा। याद रखिएगा यही सिस्टम चलता है, ठीक ना। फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट क्या है, अगर आपसे कोई पूछ दे जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे बाबू फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट क्या है। अगर कोई पूछ दे कि फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट क्या है, अगर कोई आपसे पूछ दे, मतलब कहने का अर्थ है कि अगर 100 सीटों पे चुनाव हुआ, 100 सीटों पर, 100 सीटों पर कोई 49 लाया, जो है 49 वोट किसी को मिला, किसी को जो है अब 49 सीट जीता, ठीक ना। कोई जो है आपका कितना जीता, कोई जो है आपका 5 सीट जीता, कोई जो है 32 सीट जीता। तो इसमें कहता है कि जो 49 यानी सबसे ज्यादा जीता वो विजेता हो जाएगा। याद रखिएगा ये विजेता हो जाएगा। राष्ट्रपति वाला में सिस्टम चेंज है, वो अलग से हम बताएंगे। व्हाइट पेन ना दिख रहा है का, ले भैया सच में ना दिख रहा है, बैकग्राउंड में चेंज कर देंगे, उतना तो सीखिए लिए हैं, समझ गए उतना सीख लिए हैं। अब दिख रहा है, जल्दी बताइएगा। हाँ, जो सबसे ज्यादा वोट लाया वही क्या हो जाएगा, वो विजेता हो जाएगा। अब दिख रहा होगा सबको, एक बार जल्दी प्रवीण सा, अब दिख रहा है ना। तो फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट, ठीक ना। हाँ, जो सबसे ज्यादा लाया। राष्ट्रपति वाला में चेंज है, राष्ट्रपति वाला में 50% +1 लाना होता है। अब दिख रहा है ना एकदम। तब बहुत कुछ सीख लिए हैं, जानते हैं, क्लास लगाना सीख लिए हैं, शेड्यूल कर देते हैं अपने से, हैं माइक वाइक में समस्या है यही सब देख लेते हैं। एक चीज याद रखिएगा जिंदगी में, अभी जो हम सीखे हैं, हम यही चीज सीखे हैं जिंदगी में। जब आपके पास कोई नहीं होगा ना, तो एक कहावत है कि भगवान सारा रास्ता एक साथ बंद नहीं करता, एक रास्ता खोल देगा। जब कोई नहीं आपके पास होगा तो आपका दिमाग डेवलप करता है, और वही मेरे साथ हुआ। हम टेक्निकल चीजों से बहुत डरते हैं, सोचते थे कैसे शेड्यूल होगा, एक आदमी रखना पड़ेगा भैया, अभी बजट ना है मेरे पास, है तो फिर हम धीरे धीरे चीजों को सीखने लगे। हाँ, और सीखने लगे धीरे धीरे तो चीजों को सीख लिए, समझ गए। हाँ हाँ हाँ, यही तो है, रिमोट रिमोट सब दाएं बाएं कर देते हैं, लेकिन कभी कभी गड़बड़ा जाता है। आम चुनाव इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, आम चुनाव कहते हैं। हाँ ठीक ना। कई बार सिर्फ एक क्षेत्र में चुनाव होता है, थोड़ा समझिएगा। कहता है जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हुआ होता है इसे उपचुनाव कहते हैं। तो बाबू एक बात याद रखना है, उपचुनाव क्या कहते हैं, उपचुनाव, उपचुनाव कहेगा क्या पूरी सीटों पे होता है, उपचुनाव, उपचुनाव पूरी सीटों पे नहीं होता, यह किसी पार्टिकुलर सीट पे होता है। जब सदस्य क्या किया, सदस्य इस्तीफा दे दिया, सदस्य इस्तीफा दे दिया, या सदस्य की मृत्यु हो गई कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही, तो उस पार्टिकुलर सीट के लिए एक सदस्य का चुनाव होगा। क्या होगा, चुनाव होगा। अब भैया जिसका भी ये राधा नाम से आईडी है, थोड़ा कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, समझ गए ना। हाँ, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, थोड़ा सोच समझ के यहां बोलना है, ठीक है ना। हाँ, ये क्लास है, हाँ, समझ गए। हाँ, समझ गए बात को। हाँ, तो थोड़ा मर्यादा में रह करके बात करना है। चुनाव क्षेत्र, तो उपचुनाव समझ गए ना, पूरे सीटों पे नहीं, कोई इंडिविजुअल सीट वैसा हो। हाँ, कहता है कि आपने पढ़ा है कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों का चुनाव किया। संभव है आपने सोचा हो कि उन्होंने ऐसा कैसे किया होगा,
क्या हरियाणा का हर व्यक्ति सभी 90 विधायकों के लिए वोट देता है? शायद आपको यह भी मालूम होगा कि ऐसा नहीं होता। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधित्व की प्रणाली से काम करते हैं। चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया, इन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। तो भैया याद रखिएगा। और आप लोग से सभी बच्चों से एक सवाल, क्या एक सवाल सभी बच्चों से, निर्वाचन क्षेत्र में पूरे देश को डिवाइड जो किया गया है कि यहां से एक प्रतिनिधि होंगे, यहां से एक प्रतिनिधि होंगे, ये विधानसभा क्षेत्र है, ये लोकसभा क्षेत्र है। तो आपको अब यह बताना है कि निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन ये निर्धारित करता है कि इस निर्वाचन क्षेत्र से कितने प्रतिनिधि होंगे? जल्दी से एक बार सारे बच्चे, ये निर्वाचन क्षेत्र जो है ये डिसाइड कौन करता है? क्षेत्रों को परिसीमित करने का काम कौन करती है कि इस क्षेत्र से ये एक प्रतिनिधि होगा, इस क्षेत्र से 2 प्रतिनिधि होंगे। तो निर्वाचन क्षेत्रों का जो है ना ये डिसीजन कौन लेता है? तो परिसीमन आयोग लेती है। किसी जगह की जनसंख्या बढ़ी तो वहां प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ानी है, वहां प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ानी है। और परिसीमन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो यह होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। जो निर्वाचन आयुक्त होता है तो एक उसमें चीफ इलेक्शन कमीशन होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही परिसीमन आयोग का क्या होता है? परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। इसको याद रखिएगा। यूपीएससी में एक क्वेश्चन पूछ दिया था परिसीमन आयोग से, उसमें पूछ दिया कि क्या परिसीमन आयोग का जो निर्णय होता है इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? और दूसरा स्टेटमेंट पूछ दिया कि लोकसभा में और विधानसभा में जब ये रखा जाएगा इसके निर्णयों को, तो क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? दोनों स्टेटमेंट गलत दे दिया था। न्यायालय में कोई इस पे निर्णय नहीं देगी, दूसरा इसमें संसद हो या चाहे राज्य विधानमंडल हो, वो लोग कोई संशोधन नहीं कर सकती। यानी कि परिसीमन आयोग का निर्णय अंतिम होता है, परिसीमन आयोग का निर्णय अंतिम होता है। इस बात को याद रखिएगा। निर्वाचित क्षेत्र बता दी कि इतना तो इतना, ये हम थ्योरी में पढ़ा चुके हैं। पॉलिटी में आप लोग को एक लेवल का पॉलिटी पढ़ाए बाबू, कॉम्पिटेटिव। हाँ, एक लेवल का पॉलिटी अगर नोट्स उठा करके देख लो तो वैसा नोट्स मार्केट में कॉम्पिटेटिव का ना मिलेगा। ये हम खुलेआम कह रहे हैं। कॉम्पिटेटिव का जो नोट्स हम तैयार करवाए हैं वैसा मार्केट में ना मिलेगा नोट्स। जितना चीजों को हम बारीक तरीके से समझाएं, अगर बच्चा ईमानदारी से पढ़ा होगा ना तो पॉलिटी में एक क्वेश्चन गलत करके नहीं आएगा। किसी भी लेवल का एग्जाम दे दे, वो किसी भी लेवल का एग्जाम दे दे। मानसी संध्या, देखिए एक आयोग गठित होता है परिसीमन आयोग। इनका काम है कि जैसे देश की जनसंख्या बढ़ गई, अब 2011 में जनगणना हुआ, देश की जनसंख्या बढ़ी है, तो देश की जनसंख्या बढ़ी तो हर क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ेगी, कुछ क्षेत्र को छोड़कर के अधिकांश क्षेत्रों में जनसंख्या बढ़ेगी। तो अब 10 लाख पे अगर एक प्रतिनिधि है, 10 लाख पे अगर एक विधायक चुना जा रहा है, एग्जाम्पल मान लेते हैं, तो अगर उस क्षेत्र की जनसंख्या 20 लाख हो गई तो 2 विधायकों की जरूरत हो गई। तो ये निर्वाचन आयोग, ये जो परिसीमन आयोग है, ये बताएगी कि भैया आप 2 विधायक इस क्षेत्र से होंगे, ये बात कहता है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे कमेंट सेक्शन में। गुरु यहां तक मामला क्लियर ना? आगे बढ़ते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। याद रखिएगा, यही स्टेटमेंट में क्वेश्चन लेकर के हम आए थे यूट्यूब पे, याद है? उसमें स्टेटमेंट लिखा था कि लोकसभा को क्या किया गया? 545 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, 543 में बांटा गया है। 543 विधायक सांसद ही चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य, क्योंकि 2 सदस्य 2019 तक मनोनीत होते थे एंग्लो इंडियन। 104वां संविधान संशोधन के तहत उस मनोनयन को भी समाप्त कर दिया गया। तो पूरे के पूरे अब निर्वाचित होते हैं, लोकसभा में मनोनीत नहीं होते। याद रखिएगा, लोकसभा में मनोनीत नहीं होते। लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते थे अब मनोनीत नहीं। तो अगर आपसे पूछेगा कि वर्तमान में जो हमारा लोकसभा का कुल सीट कितना है, तो 543 है। तो देश को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया?
तो 543 यानी देश भर से 543 सांसद यानी लोकसभा के सदस्य चुन करके आते हैं, और जनता जो यानी कि इसमें वयस्क जो लोग हैं यानी 18 वर्ष जिनकी आयु पूरी हो चुकी है, मतदाता सूची में नाम है, वो इनको डायरेक्ट वोट करते हैं। समझ आए सबको? चलिए, कहता है हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधियों को संसद सदस्य कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इन्हीं को एमपी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है, ठीक ना? हाँ, कहता है लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि वोट का बराबर मूल्य, ऐसा नहीं कि हम वोट डाले हैं तो हमारा मूल्य कम हो गया, आप वोट डाले हैं तो आपका मूल्य ज्यादा हो गया। हाँ, सबका वोट का वैल्यू बराबर। कहता है इसीलिए हमारे संविधान में यह व्यवस्था है कि हर चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या काफी हद तक क्या हो, एक समान हो, और इसीलिए यह कर दिया गया कि भैया इतने लाख पे ये प्रतिनिधि हो जाएंगे, इतने लाख पे एक प्रतिनिधि हो जाएंगे, ताकि ये निश्चित हो जाए कि इतने लाख जनसंख्या का एक प्रतिनिधि पूरे देश में प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी समान। अब एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में, गुरु एकदम समझ आ रहा है ना? हाँ, सुल्ताना खातून सर ग्रुप में कैसे ज्वाइन हो? बिहार जीके बाई विवेक सर, टेलीग्राम पे सर्च कीजिए बिहार जीके बाई विवेक सर, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक ना? हाँ, जल्दी से एक बार सारे बच्चे, बाबू दिक्कत परेशानी किसी भी बच्चे को नहीं ना? हाँ, कहता है इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया। जैसे बिहार को, पूरे बिहार को क्या किया गया? 243 विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया। कितने में? 243 विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया गया। यानी कि पूरे बिहार से 243 विधायक होते हैं, 243 विधायक। हाँ, बिहार जीके बाई विवेक सर जी, समझ गया बात को? 243, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ देगा है? अब कहता है कि तो विधानसभा क्षेत्र में, और यहां जो ये 243 जो चुने गए, इनको बोलते हैं एमएलए। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए होता है। एमपी जहां केंद्र में होगा, एमएलए वहां राज्य में होता है। दोनों में अंतर जिसको नहीं समझ में आया एक बार बता देंगे। तो एमपी कोई पूछेगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, संसद सदस्य है। अगर आपसे पूछेगा कि एमएलए क्या होता है, तो एमएलए मतलब कहने का अर्थ है कि राज्य में। समझ गए ना? हाँ, जल्दी से बताएंगे। समझ गए सभी बच्चे? लग तो रहा है कि समझ गए हैं, तो सेशन एक बार शेयर कर दीजिएगा भैया, सेशन एक बार शेयर कर दीजिए। कहता है इन सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को क्या कहते हैं? विधायक कहते हैं। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई निर्वाचन क्षेत्र आते हैं। ये बोला पॉइंट नहीं समझे होंगे, अब हम समझाते हैं। जैसे हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है औरंगाबाद है, क्या है? औरंगाबाद है, बिहार का औरंगाबाद है। समझिएगा थोड़ा, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है ये औरंगाबाद जिला है, औरंगाबाद जिला है हमारा, बिहार राज्य में है। कहां है? बिहार में, ये बिहार में है। यहां पे क्या सिस्टम है? यहां पे सिस्टम है कि औरंगाबाद से एक जो है लोकसभा का सदस्य चुना जाता है। एक लोकसभा सदस्य है, एक लोकसभा का सदस्य है, एक व्यक्ति। लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि अगर औरंगाबाद में हम विधायक की संख्या देखें, यानी विधानसभा क्षेत्र देखें, तो 6 है। विधानसभा क्षेत्र देखें तो 6 है। ये समझ आया? ये समझ आया कि नहीं आया?
मतलब कहने का अर्थ है कि जो हमारा संसदीय क्षेत्र होता है, जहां से संसद सदस्य चुने जाते हैं, तो संसद सदस्य तो एक चुने जाएंगे, लेकिन वही संसदीय क्षेत्र को कई विधानसभा क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। तो जहां संसद का सदस्य उस क्षेत्र से एक होगा, लेकिन विधायक कई हो सकते हैं। उस क्षेत्र के विधायक कई विधानसभा क्षेत्र में उसको विभाजित कर दिया जाता है। ये समझ आया? समझ गए ना? हाँ, तो जैसे हमारे यहां से लोकसभा का एक ही सदस्य होता है, लेकिन अगर राज्य में विधायक कितने होंगे, तो 6 पूरा विधानसभा क्षेत्र में उसको बांट दिया गया। समझ गए ना बात को? देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा। हाँ, बिहार में टोटल 40 सीट है लोकसभा का, तो हमारा औरंगाबाद तो एक ही को कवर करता है। जल्दी से बताइएगा। अब आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कुछ होता है, एग्जाम्पल से समझिए, लॉन्ग टाइम तक रहेगा, ठीक है ना? हाँ, हम काराकट से आते हैं सर जी, आप कौन क्षेत्र से आते हैं? हम हैं रफीगंज विधानसभा क्षेत्र से। हाँ हाँ, जल्दी बताएंगे। हाँ, क्लियर है ना? कहता है आरक्षित, हमारा संविधान प्रत्येक नागरिक को, थोड़ा समझिएगा, प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जन प्रतिनिधि के तौर पे चुने जाने का अधिकार देता है। देखिए जो हम लोग नागरिक हैं, जो हम लोग नागरिक हैं, तो हम लोग को क्या है कि हम अपना पसंद का नेता चुन सकते हैं, हम मतदान कर सकते हैं, हम लोग का यह अधिकार है, ठीक ना? लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं को चिंता थी कि संभव है कि खुले चुनावी मुकाबला में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। लेकिन कहता है कि जैसे पहले की स्थिति थी कि जो दबदबा जिनका था वो अपने राजनीति में पकड़ बना लेंगे, अब कमजोर जो लोग हैं, जो कमजोर लोग हैं, उन कमजोर लोगों को तो राजनीति में कैसे पहुंचाया जाएगा? तो इनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई कि इस क्षेत्र से अनुसूचित जाति ही प्रतिनिधि होंगे और ये अपने जाति के उत्थान के लिए, विकास के लिए काम करेंगे, विधानसभा में भी लोकसभा में भी, ठीक है? कहता है संभव है कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास जो नहीं है। संसाधनों वाले प्रभावशाली लोग उनको चुनाव जीतने से रोक भी सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो संसद और विधानसभा में हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज नहीं पहुंच पाएगी। इससे हमारे लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का चरित्र कमजोर होगा और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। तो इसी चलते जैसे बिहार में 243 सीट है, बिहार में 243 सीट है विधानसभा का। अब इस 243 सीट में क्या किया गया कि 38 सीट कह दिया गया कि भाई ये रिजर्व है। किसके लिए? एससी के लिए। यानी इन सीटों से अनुसूचित जाति के प्रतिनिधि होंगे और वो अपनी जातियों के लोगों के विकास से संबंधित बात राज्य विधानमंडल में करेंगे। दूसरी तरफ कहता है कि यहां 2 सीट जो है वो एसटी के लिए, कटोरिया और मनिहारी, रिजर्व कर दिया गया। तो 40 सीट रिजर्व हो गया बिहार विधानसभा में एससी और एसटी के लिए। लोकसभा की बात करें तो 543 सीट है लोकसभा का। कितना? 543 सीट है लोकसभा का। इसमें क्या किया गया? इसमें कहा गया कि भाई 84 सीट जो है वो रिजर्व कर दो एससी के लिए और 47 सीट रिजर्व कर दिया गया एसटी के लिए। किसके लिए? एसटी के लिए। अब ये कई बार क्वेश्चन बन चुका है दोनों। जल्दी बताइएगा। अब देखिए शैलेश कुमार सिंह, अब कौन किसको वोट दिया हमरा कलशवे में फाइनल कर लोगे? हैं? बाद में फाइनल कर लेना, अभी चुनाव हो रहा है। तो लोकसभा में कुल एससी एसटी के लिए 131 सीट रिजर्व है, वहीं हमारे राज्य बिहार में एससी एसटी के लिए 40 सीट रिजर्व है। समझ रहे हैं ना बात को? जल्दी बताइएगा एक बार तेजी में सारे बच्चे। ये क्लियर हो गया? अब देखिए आगे बढ़ेंगे। कहता है इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्ग के लिए
आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था सोची। इसी कारण कुछ चुनाव क्षेत्र अनुसूचित जाति के लोग यानी शेड्यूल्ड कास्ट एससी के लिए आरक्षित है, तो कुछ क्षेत्र अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी के लिए आरक्षित। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट पर केवल अनुसूचित जाति का ही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जैसे बिहार में 40 लोकसभा सीट है, तो उस 40 लोकसभा सीट में 6 लोकसभा सीट आपका अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है, ठीक ना। हां, अब कहता है कि इसी तरह सिर्फ अनुसूचित जनजाति को ही व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। अभी लोकसभा की 84 सीट किसके लिए? एससी के लिए, और 47 सीट एसटी के लिए आरक्षित है। बता दिए ना, पहले ही बता दिए थे, पहले ही बता दिए थे कि भैया कुल 131 सीट, अभी 131 जो है वो आप किसके लिए रिजर्व है? एससी एसटी के लिए। ये समझिएगा। कहता है 26 जनवरी 2019 की स्थिति है, ठीक है। हां, क्योंकि 2020 से फिर 2030 तक ये इनका एससी एसटी का रिजर्वेशन जो है, अब इनकी जो सीटें हैं जो रिजर्व, ये बढ़ गई, ठीक ना। अब फिर जो है आपका 2029 में क्या होगा? एक संशोधन होगा, फिर इनका 10 साल के लिए बढ़ जाएगा। ये चीज है। कहता है ये सीटें पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के अनुपात में है। इस प्रकार एससी यानी अनुसूचित जाति और एसटी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें किसी अन्य समूह के उचित हिस्से में से कुछ नहीं लेती, यानी इनके लिए आरक्षित हो जाएगा। हाँ, तो आरक्षित हो जाएगा, तो इन सीटों पे इन्हीं के क्या होंगे? प्रतिनिधि होंगे। अब एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे पहले तो सेशन को शेयर कर देंगे और कमेंट सेक्शन में बता देंगे गुरु एकदम मामला क्लियर चल रहा है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे सारी चीजें क्लियर, आगे बढ़े। महादेव भक्त भैया एक नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा हमसे। अब यहां से एप्लीकेशन का क्लास आप ले सकते हैं, ठीक है। 7870169858 इस नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा। जिनको भी एप्लीकेशन का क्लास लेना होगा, यहां से डायरेक्ट कांटेक्ट हमसे हो जाएगा। वो हमारा पास वो सिस्टम ना है, टीम ना है मेरे पास कि कॉल कोई और उठाएगा फिर बोलेगा सर अभी बिजी हैं, बात नहीं कर सकते, ऐसा ना है। आप मैसेज डालेंगे, कॉल करेंगे, डायरेक्ट हम कांटेक्ट करें आपसे, ठीक है। हाँ, चलिए आगे बढ़े। कहता है कमजोर समूहों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई। अनेक राज्यों में अब ग्रामीण यानी पंचायती राज और नगर पालिका और नगर निगम स्थानीय निकाय में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी आरक्षण लागू हो गया, पर हर राज्य में आरक्षित सीटों का अनुपात अलग अलग है। इसी प्रकार ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में 1/3 सीट महिलाओं के लिए क्या है? आरक्षित की गई, ठीक ना। हाँ, जल्दी से बताएंगे, ठीक ना। हाँ, अरे भैया एगो देखिए धमकी दे रहे हैं हमको कि सर पीडीएफ मिलेगा कि नहीं। काहे नहीं मिलेगा? ऐसे काहे धमकी आ रहे हैं? हम डर जाते हैं, फिर रोने लगेंगे हम, समझ गए। हाँ, ऐसे धमकी दीजिएगा तो हमको डर लगता। हाँ, हाँ, हाँ। सर हम नए हैं, आप जैसा पॉलिटिक्स की क्लास कोई नहीं कराता है। अरे काहे नहीं करवाएगा मनमोहन सिंह जी? अरे हम हैं, काहे समस्या ले रहे हैं? बिहार जीके बाई विवेक सर, महादेव बिहार जीके बाई विवेक सर, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए ग्रुप,
वहां मिल जाएगा, ठीक है ना। हमको धमकाइए मत। तो पंचायती राज जो है आपका, और आपका जो नगर पालिका है, यानी 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची, सेशन सारे बच्चे शेयर कर देंगे। ये आपका 73वां संविधान संशोधन और ये आपका 74वां संविधान संशोधन, यही है ना। इसमें जो है महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया, 1/3 सीटें आरक्षित, 33%। कितना? 33% महिलाओं को। हालांकि पंचायती राज जो है ये राज्य सूची का विषय है, तो अलग अलग राज्यों में इसको आरक्षण की सीमा बढ़ा करके 50% भी कर दी गई। बिहार भी आपका उसी में शामिल है। हाँ ठीक ना। हाँ आगे देखिएगा। तो लेकिन एक चीज आप याद ये रखिएगा कि जो ये ओबीसी हैं इनको आरक्षण नहीं दिया गया है, याद रखिएगा। ओबीसी को राजनीति में आरक्षण नहीं है, सेवाओं में आरक्षण है। एक बात को याद रखिएगा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को राजनीति में आरक्षण है, सेवाओं में आरक्षण है, लेकिन ओबीसी को राजनीति में आरक्षण नहीं है। कहीं पे भी आप नहीं देखेंगे कि इतना सीट ओबीसी के लिए रिजर्व है, लोकसभा, राज्य विधानसभा, पंचायती राज, कहीं नहीं। लेकिन इनको सेवाओं में यानी नौकरी में इनका कट ऑफ देखते होंगे कम जाता है। तो इस बात को क्लियर रखिएगा। अगर स्टेटमेंट बना के पूछ दिया तो गड़बड़ाइएगा मत वहां। अब मतदाता सूची क्या होता है? इंग्लिश में इसको वोटर लिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोटर लिस्ट बोलते हैं। वोटर लिस्ट क्या होता है? 18 वर्ष आयु पूरा हो गया है, आप जिस क्षेत्र के हैं, जो आपका निवास स्थान है, वहां से आप मतदाता सूची में आपका नाम डाला जाएगा। अब आपका मतदाता सूची में फोटो युक्त पहचान पत्र आ जाएगा, मतदाता पहचान पत्र। उसमें आपका फोटो लगा रहेगा, आपके पिताजी का नाम, आपके माताजी का नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। आप वोट दे सकते हैं, आप वोट दे सकते हैं। समझ गए बात को? हाँ। कहता है एक बार जब निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है तब यह तय किया जाता है कि कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता। इस फैसले को अंतिम दिन तक के लिए किसी के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से काफी पहले तैयार कर ली जाती है और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं, यानी जिसमें मतदाता यानी मतदान करने वाले का हाँ मतदान करने वाले का क्या होता है, जो एक लिस्ट होता है, जो एक सूची होता है कि कौन कौन मतदान कर सकता है, उनके सूचियों को मतदाता सूची कहते हैं। अब जल्दी से एक बार सारे बच्चे बता देंगे कि मामला एकदम क्लियर। आम बोलचाल में क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोटर लिस्ट कहते हैं। अब एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, गुरु एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर चल रहा है, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। याद रखिएगा, मेरा उद्देश्य इस सीरीज को लाने का एक ही है। एनसीईआरटी चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे साइंस हो, हर एक सब्जेक्ट में बच्चा के अंदर एक कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। समझ गए? हर एक सब्जेक्ट जितना भी हम बता रहे हैं आपको, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, ईवीएस, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, ठीक ना? हाँ, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा एग्जाम तक, और आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस उसके बाद आएगा वो काबिले तारीफ होगा। समझ गए? फिर आपको तुक्का लगाने का नौबत नहीं आएगा। हाँ,
जल्दी से एक बार सारे बच्चे, कॉन्सेप्ट क्लियर ना? बहुत बढ़िया। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर किसी को समान अवसर मिलने से। कहता है कि पहले हमने सार्वभौम वयस्क मताधिकार के बारे में पढ़ा था। व्यवहार में इसका मतलब हर किसी को मत देने का अधिकार होना चाहिए। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, थोड़ा समझिएगा, ठीक है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार, क्या होता है? सार्वभौम मतलब सभी को, सभी वयस्कों को मतदान का अधिकार, ठीक ना, यही है। और सार्वभौम वयस्क मताधिकार हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 326, आर्टिकल 326 में। हाँ, सभी वयस्कों को मतदान करने का अधिकार। जल्दी से बताएंगे। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? चलिए, कहता है कि और हर एक का मत समान मूल्य का होना चाहिए। जब तक ठोस कारण न हो किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग नागरिक अनेक मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कोई अमीर है, कोई गरीब, कोई बहुत पढ़ा लिखा है तो कोई कम या एकदम अशिक्षित, कोई बहुत दयालु है तो कोई जो है निर्दयी है। हर कोई इंसान तो है। सही बात है भैया, सही बात है। कहता है कि ये जो आपका है, कोई अनपढ़ है, कोई पढ़ा लिखा, कोई गरीब है, कोई अमीर है, लेकिन सब है तो मनुष्य ही है, इंसान ही है। तो बिना किसी भेदभाव के सबको समान क्या होना चाहिए? मतदान का अधिकार होना चाहिए। और अपनी जरूरत और विचार के अनुरूप समाज में योगदान करता है, इसलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णय में सबकी भागीदारी होनी चाहिए। इसलिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आवश्यक है। कहता है हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर की उम्र के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं। तो अगर आपसे पूछता है, एक बात याद रखिएगा कि मतदान की आयु, अगर आपसे पूछता है मतदान की आयु, तो पहला पॉइंट पूछेगा कि प्रारंभ में, यानी जब हमारा संविधान लागू हुआ तब कितना था। तो याद रखिएगा प्रारंभ में ये 21 वर्ष था। कि जो 21 वर्ष, कम से कम, न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम एक पैर कब्र में है, अधिकतम एक पैर कब्र में है, मतलब एकदम सांस निकल रहा है, तब तक। और ये क्या किया गया? 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के तहत इसको क्या किया गया? तो 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। जल्दी से, हाँ, जल्दी से एक बार सारे बच्चे, हाँ, जल्दी से एक बार सारे बच्चे, आपस में झगड़ा झंझट मत किया करो। हाँ, मिस्टर लव उमर, अच्छा ऐसा है का भैया? हाँ, चलिए आगे देखेंगे। कहता है कि नागरिक की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो हो, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधी और दिमागी असंतुलन वाले कुछ लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। याद रखिएगा, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति है, क्रिमिनल है, या जो क्या है, चित्त विकृत मतलब पागल है, हाँ, उनको क्या होगा? उनको मतदान से रोका जा सकता है। हाँ, उनको मतदान से रोका जा सकता है।
आगे देखिएगा, लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद खास स्थितियों में ही होता है। सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेवारी है। लेकिन हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता बनने की उम्र तक आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। जो लोग उस इलाके से बाहर चले जाते हैं या जिनकी मौत हो जाती है, उनके नाम इस सूची से काट दिया जाता है। हालांकि अपडेट इतना जल्दी नहीं होता है। अपडेट इतना जल्दी, आप अभी भी अपने क्षेत्र का वोटर लिस्ट उठा के देखिए, 10 साल पहले बुढ़ऊ मर चुके हैं, लेकिन उनका भी अभी फोटो वोटर लिस्ट में चमकते रहता है, हैं? अपडेट नहीं करवाया जाता। हाँ, जल्दी बताएंगे यहां पे। कहता है हर 5 वर्ष में मतदाता सूची का पूर्ण नवीनीकरण किया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा कि जो वोटर लिस्ट है वो कितने साल में पूर्ण रूप से आपको क्या होता है, अप टू डेट किया जाता है। हां, तो इसको याद रखिएगा कि 5 वर्ष में, ठीक ना। हां सर, कुछ लोगों को तो जेल में रहते हुए भी टिकट मिल जाता है, कैसे? देखो, एक आधार बताया गया ऐसा, उसके लिए हम पढ़ाएंगे आपको जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। उसमें बताया गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में आर्टिकल्स के माध्यम से कि क्या क्या वैसे प्रतिनिधियों पे प्रतिबंध लगाया जा सकता। हां, जल्दी से एक बार बताएंगे। हां, जल्दी से एक बार। हां, सारे बच्चे जल्दी। हाँ, जल्दी से एक बार बताएंगे। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम एक दिन लाएंगे क्लास में, सारा चर्चा कर लेंगे। हाँ, कहता है कि ऐसा मतदाता सूची को एकदम ताजा रखने के लिए किया जाता है। पिछले कुछ वर्षों से चुनाव में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सूची देते जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक का वोट कोई दूसरा न डाल दे। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ। वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइवरी लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको याद रखिएगा। हाँ, जल्दी से एक बार सारे बच्चे। हाँ, अरे मत बतियाओ भैया, मत बतियाओ आपस में। देख लो इधर, यहां तक सही सभी का। मतदाता सूची कौन तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग तैयार करता है। एक बार याद रखिएगा। उम्मीदवारों का नामांकन, कैसे उम्मीदवारों का नामांकन होता है? नॉमिनेशन होता है। देखे होंगे नेताजी 50 गाड़ी लेकर के नॉमिनेशन में जाते हैं, पूरा उनके आगे पीछे एकदम लोग है, माला पहन लिए, नॉमिनेशन हो गया। चुनाव जीते नहीं है, नामांकन किए हैं खाली कि हाँ हम प्रत्याशी हो रहे हैं इस वोट में। उसके बाद आप देखिएगा कि आए नेताजी, सबको नाश्ता चाय चल रहा है, खाओ। और उसके बाद से सारे कार्यकर्ता जो है वो नेताजी के प्रचार में, नेताजी गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे हैं, नेताजी उन लोगों को पॉकेट खर्चा दे रहे हैं, और वो अपना आराम से जाकर के दरवाजे पे कह रहे हैं कि भैया वोट उन्हीं को देना है। कितना तो ऐसा लोग भी हम देखे हैं कि पैसा किसी और से ले रहा है, प्रचार किसी और का मार रहा है। पेट्रोल नेताजी डलवा रहे हैं और वो प्रचार किसी और नेता का मार दे रहा है, ऐसा भी होता है, ठीक ना। हाँ, कहता है हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनाव में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए। यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश न हो, यानी किसी प्रकार का रोक टोक ना हो, चुनाव लड़ सकता है हर व्यक्ति, मतदान हर व्यक्ति कर सकता है। हाँ, कहता है कि हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है। जो कोई व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। अब हमारा वोट भी देना है, हम मतदाता तो है ही, हम खड़ा हो गए चुनाव में मुखिया के, हम प्रतिनिधि भी बनेंगे भैया, अपना वोट भी डालेंगे। समझ गए बात को? जल्दी बताएंगे। कहता है सिर्फ एक फर्क यह है कि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की उम्र में ही वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, जबकि उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। यह बता रहा है किसका? यह बता रहा है लोकसभा विधानसभा का।
अब लगे हाथ आप लोग बता दीजिए कि पंचायत प्रतिनिधि बनने के लिए कितना होना चाहिए आयु न्यूनतम। पंचायत प्रतिनिधि बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, यानी जो मुखिया प्रधान बनते हैं इनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। वोट देने के लिए तो 18 चाहिए, लेकिन आप बताइए हमको कि ये मुखिया प्रधान बनने के लिए आयु कितना चाहिए मिनिमम, जल्दी से। हाँ हाँ जल्दी से बताएंगे। हाँ जल्दी से एक बार सारे बच्चे। 21 साल। वाह गुरु वाह, एकदम गुरु गुड़ रह गया, चला चिन्नी हो जा रहा है, हैं? 21 साल। कितना? 21 साल, याद रखिएगा 21 साल, 21 वर्ष। आगे देखिएगा, कहता है उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होता है। कहता है नियम तो बना दिया गया कि अपराधी चुनाव ना लड़े, मतदान ना करे, लेकिन यह नियम के लिए भी बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई हैं। समझ गए? हाँ, राजनैतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह और समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। अब वैसे बीजेपी है, अब बिहार में चुनाव हुआ तो अब सब लोग हाथ पैर मारेगा कि हमको बीजेपी का टिकट मिल जाता, क्योंकि बीजेपी का अभी रौला कट रहा है भैया। केवल बहुत सारा लोग को लोग नहीं जानता है, मोदी जी के नाम पे वोट दे रहा है। अच्छा मोदी जी के पार्टी से हैं, जाइए मार दिया वोट। ये सिस्टम चल रहा है, और यही टिकट देने के लिए पार्टियां क्या करती है, लाखों करोड़ों रुपया प्रत्याशी से लेती है। इस वास्तविकता बता रहे हैं आपको, ये वास्तविकता बता रहे हैं। इसी को बोला जाता है टिकट मिलना, कि आपको टिकट मिल रहा है, पार्टी से टिकट मिल रहा है। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे। स्वाति यादव प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा बाबू। हाँ प्लेलिस्ट आज ही बना देंगे हम, ठीक ना, परेशान मत होइए। जल्दी से एक बार सारे बच्चे बताएंगे। हाँ जल्दी से। तो बीजेपी का कट रहा है रौला, तो अभी केवल बीजेपी के नाम पे, मोदी जी के पार्टी से हैं, जाइए जीत गए आप, वोट दे दिया, जानिए नहीं रहा है प्रतिनिधि को। ऐसा ही तो लोग कई बार ब्रांडेड पार्टी को, पॉपुलर पार्टी के टिकट पाने के लिए जान तक देने को तैयार है। हमको उसी पार्टी का टिकट चाहिए। इस चक्कर में कभी कभी योग्य जो उम्मीदवार है ना, योग्य जो प्रतिनिधि है, वो ना जीत पा रहा है, वो पिछड़ जा रहा है। इस सच्चाई बता रहे हैं। कहता है चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है, एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है, एक नॉमिनेशन फॉर्म होता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ मानव सिन्हा, चलो बढ़िया बाबू, हाँ कोशिश करो लाइव देखने का। तो एक नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है, कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करनी पड़ती है, यानी कुछ पैसा भी जमा करना पड़ता है, ठीक है ना। कहता है हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने की नई प्रणाली शुरू हुई। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ ब्यौरा देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। तो पहला पॉइंट आप क्या देखे कि भैया एक नामांकन फॉर्म भरना होता है, एक नामांकन फॉर्म होता है। आप नॉमिनेशन कीजिएगा, नॉमिनेशन का एक डेट होता है, इससे इस डेट तक जो भी प्रत्याशी इस चुनाव में उम्मीदवार, जो भी प्रत्याशी जो है इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उम्मीदवार बनना चाहते हैं, वो नॉमिनेशन कर लेंगे। नॉमिनेशन फॉर्म भरना होगा, यहां पे राशि जो है आपको एक जमा करना होता है, ठीक है। एक राशि जो है वो जमानत के तौर पे, कि जब आप जो है जो जितना वोट है उसका जो है बताए, जितना जो है क्राइटेरिया है, अगर उतना नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आपको राशि, ये जमानत जब्त हो जाएगी। ये बहुत ही शर्मनाक स्थिति होती है किसी पार्टी के लिए कि जब उसके प्रत्याशी का क्या हो जाए, हाँ उसके प्रत्याशी का जमानत जब्त हो जाए, तो ये पार्टी के लिए शर्मनाक बात होती है कि मिनिमम वोट भी नहीं प्राप्त कर पाया। समझ गए बात को? हाँ। कहता है उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, अब आपको एक घोषणा पत्र करना होता है, यानी उसमें आपको बताना होगा, अगर आप उम्मीदवार बन रहे हैं, कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं चल रही, आप क्रिमिनल बैकग्राउंड के तो नहीं है। हाँ। दूसरा कहता है उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति, प्रॉपर्टी और देनदारी का ब्यौरा, आपके ऊपर कितना जो है, आपका प्रॉपर्टी कितना है और आपके ऊपर जो कर्ज वगैरह है, ये आपको बताना है, ठीक ना। ये डेटा,
तो आपको क्या बताना होगा? पहला, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो आपका नहीं है, कोई आपराधिक जो है प्रवृत्ति से संलिप्त है, आपके ऊपर कोई केसेस तो नहीं चल रहे हैं। दूसरा, आपको अपना प्रॉपर्टी के बारे में बताना होगा। तीसरा कहता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका क्वालिफिकेशन, शैक्षणिक योग्यता क्या है आपकी, आप कितना पढ़े लिखे हैं, यह भी आपको बताना होगा। क्योंकि आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के सब क्लॉज ए में वोटर्स को अपने उम्मीदवार के बारे में जानने का अधिकार, राइट टू नो है, ये फंडामेंटल राइट्स है। आप अपने प्रत्याशी के बारे में, जो विधायक हैं, जो आपके जो सांसद हैं, जो मुखिया हैं, प्रधान हैं, उनके बारे में जानने का अधिकार आपका, ये फंडामेंटल राइट्स है। तो इसी फंडामेंटल राइट्स के तहत अब इनको ये फॉर्म भरना होता है कि भाई तुम बताओ उम्मीदवारों, तुम जनता को बताओ कि तुम कितना पढ़े लिखे हो, तुम्हारा प्रॉपर्टी कितना है, और तुम्हारे ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस तो नहीं है। अब दूसरी तरफ कहता है कि इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अब इसको ऐसा नहीं कि गोपनीय रूप से रख लीजिए, अब इसको, तभी तो आप देखे होंगे चुनाव उनाव से पहले ना पूरा न्यूज़पेपर में दिया रहता है, इस नेता के पास 4 केजी सोना है, 4 जगह घर है, 5 गो गाड़ी है, अकाउंट में 5 करोड़ रुपया है। हालांकि कम से कम करके ये लोग डालता है, ये भी समझ लीजिएगा। आप उस पर विश्वास मत किया कीजिए न्यूज़पेपर पे, जितना कम से कम ये लोग बताता है, समझ गए, लीगल बताएगा, इलीगल वाला थोड़ी बताता है घोषणा पत्र में। इससे मतदाताओं को उम्मीदवार द्वारा खुद के बारे में सूचना के अधिकार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। अब जनता क्या करेगी? अब जनता सोचती है कि भाई इस घोषणा पत्र जो मिला है, इसके आधार पे अब वो डिसाइड कर लेती है कि भाई आखिर हमारा जो प्रत्याशी है वो है कैसा, वो है कैसा। उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता देखिएगा, शैक्षणिक योग्यता कहता है जब देश की सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता जरूरी है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण पदों के चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं? आज तक सुने हैं कि नेताजी के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए, 10+2। अरे एक चपरासी का भी वैकेंसी निकलता है ना, प्यून का, तो वहां पे आप देखिएगा कि चपरासी वाले में भी लिखा होता है कि 10+2 वाले ही फॉर्म फिलअप करेंगे, और उसके बाद एग्जाम दीजिएगा, फिर मेरिट लिस्ट आएगा, तब एक चपरासी बनिएगा। और अंदर जाने के बाद आपका काम क्या है? यहां से वहां रजिस्टर करना है और साहब लोगों को चाय और पानी देना। सिंपल सा जो काम यही होता है ना। लेकिन एक नेता जो अपने पीछे एक आईएएस अधिकारी को, एक पीसीएस अधिकारी को घुमाते हैं डायरी लेकर के, उनके लिए क्वालिफिकेशन कहीं पढ़े हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए? हैं? जल्दी बताएंगे। जल्दी से बताएंगे। नहीं है ना। इसका देखिए कारण है, कारण यह है कि हो सकता है कि कोई व्यक्ति आर्थिक कारण से संसाधन ना होने की वजह से पढ़ाना, अब जब पढ़ाना और जनता उसको पसंद कर रही है, तो जनता पसंद कर रही है, जनता का सेवक है, समाज सेवक है वो, तो वहां पे क्या, एक काहे पीट रहे हैं? पीटिए मत। चलिए क्लियर यहां तक। कहता है सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम में चुनाव के लिए डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता जरूरी है। अब एक बात बताइए, 8वीं पढ़ा, 10वीं पढ़ा, 12th पढ़ा, क्रिकेटर जो है, जितने लोग क्रिकेटर हैं आप देखे हैं, सबका क्वालिफिकेशन आवश्यकता है? नहीं आवश्यकता। क्रिकेट अच्छा जानता हो, वैसे ही नेता के लिए समाज सेवा, ठीक है ना। हाँ, कहता है कि इस प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों का प्रतिनिधित्व करे। वे यह काम कर रहे हैं या नहीं, इसकी परीक्षा उनके लाखों वोटर 5 साल तक रोज लेते हैं। अब एक नेता अगर कोई बन गया, तो नेता जो है वो अपने क्षेत्र का विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये जनता रोज देखती है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रोज जनता उसका परीक्षा लेती है।
इसी चलते जो है वो क्वालिफिकेशन इसमें नहीं रखा गया। एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बता देंगे कि मामला क्लियर है, जल्दी से। हाँ, अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता हो भी तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि शैक्षिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ होगा। इसका मतलब होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से वंचित करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। अगर कहता है कि हमारे देश में नेताओं के लिए शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं रखने के निम्नलिखित में से कौन से सबसे बेहतर कारण है, तो यहां पे याद रखना है, क्योंकि अगर हम ये बात कह देते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए आपको क्या होना चाहिए, इतना आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो ये जो आपका जो एक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति मतदान कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जो आपका उम्मीदवार बन सकता है, इस पे रुकावट आ जाएगा, मतलब आपके राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा, जल्दी से बताइए, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा कि मिनिमम क्वालिफिकेशन एक नेता के लिए नहीं रखने के पीछे सबसे बड़ा रीजन जो है वो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा। जल्दी से बताएंगे। जैसे अगर कोई आपको बोल दे कि 6 प्रकार का जो मौलिक अधिकार है ये उसी को मिलेगा जो इतना पढ़ा लिखा हो, जो संपत्ति वाला, तो नहीं, तो वो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो जाएगा। जल्दी से बताएंगे एक बार। कहता है जैसे यदि उम्मीदवार के लिए बीए, बीकॉम या बीएससी की स्नातक डिग्री को भी अनिवार्य किया गया तो 90% से ज्यादा नागरिक चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाएंगे। सही बात है। अगर ऐसा कर दिया जाए कि भैया बीए पास होगा तभी चुनाव लड़ेगा, एमए पास होगा, बीएससी पास होगा, तो जो पढ़ा ही ना है, जनता पसंद कर रही है उसको, जनता पसंद कर रही है उसको, तब तो चुनाव न लड़ पाएगा। तब तो ये मौलिक अधिकार का क्या हो गया, हनन हो गया। चुनाव अभियान, ठीक ना। हाँ, चुनाव अभियान कहता है चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधि, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना। कौन प्रतिनिधि बेहतर है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी बहुत जरूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही होता है, लोगों को एक समय मिल जाता है। हाँ, लोगों को एक समय मिल जाता है और लोग फिर कंपेयर कर पाते हैं, तुलना कर लेते हैं कि यह पार्टी अच्छी नहीं है, यह उम्मीदवार अच्छा नहीं है, इस पार्टी की नीति अच्छी नहीं है। तो लोगों का एक ओवरऑल जब माइंड मैप बन जाता है, जब वो सोच लेते हैं, तो वो उनको मदद करता है कि योग्य उम्मीदवारों के चुनाव में। अब कहता है कि हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की तारीख के बीच आम तौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है कि भैया आप प्रचार कीजिए, आप प्रचार कीजिए। कहता है कि इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करता है, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को क्या करती है, सक्रिय करती है। तो ये जो प्रचार का टाइम होता है ना, ये प्रचार का टाइम इनके लिए सबसे जो है वो पीक टाइम होता है। इस दौरान ये अपना क्या है, अपना ये पूरी ताकत को झोंक देते हैं, कैसे जनता को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है ये। अब एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे ये बता देंगे कि गुरुजी यहां तक मामला क्लियर है। हाँ, जल्दी से एक बार सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि गुरुजी यहां तक मामला एकदम क्लियर है। कहता है इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनल पर चुनाव से जुड़ी खबर और बहस भी होती है। एकदम टीवी खोले, मोबाइल खोले, उधर से इस बार इसकी सरकार हमारी सरकार ने ये की 10 गो काम पीछे में फोटो चल रहा है, सब कुछ। हाँ, जल्दी से बताएंगे। हाँ, ठीक है, प्रचार रेडियो पे। हाँ, कहता है कि ये न्यूज़पेपर हर जगह
पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ता नहीं चलता। राजनीतिक दल चुनाव होने के महीनों पहले से इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। महीनों पहले से आप देखेंगे कि शुरू हो जाएगा। जैसे बिहार में ही देखिए ना, बिहार में चुनाव है ना, अब बिहार में जो चुनाव है इसके पीछे आप देखिए कैसे क्या चल रहा है प्रोपेगेंडा। सारे विपक्षी ऐसा मुद्दा लेकर के उतरेंगे, ऐसा मुद्दा लेकर के उतर रहे हैं जिसमें उनको ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन प्राप्त हो, ज्यादा से ज्यादा जन समर्थन प्राप्त हो। जैसे डोमिसाइल का ही मुद्दा आप ले लीजिए। डोमिसाइल का मुद्दा आप इसलिए ले लीजिए क्योंकि उनको पता है कि एक ऐसा मुद्दा है डोमिसाइल का जिसमें टीआरई 4 की तैयारी कर रहे लाखों लाख बच्चों का समर्थन आसानी से नेता लोग प्राप्त कर लेगा। और तत्कालीन सरकार को घेरने का, यानी नीतीश कुमार को घेरने का ये सबसे बेहतर तरीका वो लोग को लग रहा है। वो डोमिसाइल को एक हथकंडा अपना लिए। समझ गए बात को? ऐसे होता है कि सरकार की खामियों को पकड़िए और फिर ऐसा खामी को पकड़ करके उसका डिमांड मारिए, और जब डिमांड मारिएगा तो पूरा समर्थन आपके साथ होगा। यह होता है तरीका। अब देखिए, कहता है चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती हैं। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती हैं और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट देने को कहती हैं। बड़ा बड़ा मुद्दा लाएगा। अभी ये नहीं हो रहा है, हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले हम ये करेंगे, हम सबसे पहले ये करेंगे। अरे भैया, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो तुम लोग, कुछ नहीं करोगे। सरकार बनेगी तुम्हारी और तुम पलटी मार दोगे, गिरगिट जैसा रंग पलट दोगे। क्योंकि हम पहले बताएं, नेता किसी का सगा ना है, वो अपने बाप तक का सगा ना होता नेता। हाँ। कहता है कि आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। अब देखिए, इंदिरा गांधी की नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे, तो इंदिरा गांधी जी के द्वारा किस चुनाव में या किस वर्ष के चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा? 1971 के लोकसभा चुनाव में। पार्टी ने वादा किया कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से क्या करेगी? गरीबी हटाएगी। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1971 लोकसभा चुनाव, इंदिरा गांधी जी के द्वारा यह घोषणा कि भैया हमारी सरकार बनी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देश से गरीबी हटाएंगे। अब लोग, गरीब लोग सारा समर्थन किसको करेंगे? इनको करेंगे, भैया गरीबी हटा देंगे। कहता है कि 1977 में थोड़ा ध्यान दिखिएगा, लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने नारा दिया, लोकतंत्र बचाओ। तो अगला आपको याद रखना है, पहला गरीबी हटाओ, दूसरा लोकतंत्र बचाओ। तो 1977 जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी का नारा कि लोकतंत्र बचाओ। पार्टी ने आपातकाल के दौरान 1975 से 77 आपातकाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका यह क्वेश्चन बनता है। आपातकाल 1975 से लेकर के 77 तक लगा था। आंतरिक अशांति के आधार पर आपका आपातकाल लगाया गया था। ज्यादतियों को समाप्त करने और नागरिक आजादी को बहाल करने का वायदा किया, ठीक है ना? हाँ। अगला कहता है वामपंथी दलों ने 1977 में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जमीन जोतने वाले को का नारा दिया था कि जो जमीन जोत रहे हैं ये जमीन उनका ही है, जो जमीन जोत रहे हैं वो जमीन उनका ही है। तो 1971 इंदिरा गांधी जी के द्वारा गरीबी हटाओ का नारा, 1977 जनता पार्टी जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोकतंत्र बचाओ का नारा, कम्युनिस्टों के द्वारा पश्चिम बंगाल में क्या कहा गया कि जो जमीन जोत रहे हैं जमीन उनकी है, ठीक ना? 1983 आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। ये फैक्चुअल डेटा है, यहां से क्वेश्चन बनेगा, आपको आसानी से लगाना है। तो पहला स्टेटमेंट, सारे बच्चे तेजी में मेरे साथ, पहला स्टेटमेंट आपका क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट इंदिरा गांधी 1971 गरीबी हटाओ का नारा।
दूसरा पॉइंट 1971 जयप्रकाश नारायण, क्या नारा भैया, कि लोकतंत्र बचाओ का नारा दिए। तीसरा पॉइंट कम्युनिस्ट यानी वामपंथियों के द्वारा पश्चिम बंगाल में कि जो जमीन जोत रहे हैं जमीन उनका है। अगला पॉइंट 1983 में आंध्र प्रदेश तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव क्या नारा दिए, तेलुगु स्वाभिमान का नारा। तो ये 4 पॉइंट, उम्मीद है फैक्चुअल डेटा अगर यहां से आता है एग्जाम में कर लेंगे आप जल्दी से। हाँ, गरीबी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ, तेलुगु स्वाभिमान का नारा, ये सब कुछ याद होना चाहिए। जो खेत जोत रहे खेत उनका है, हो गया ना? जल्दी बताएंगे एक बार सारे बच्चे तेजी में बताएंगे। गुरु एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर ना, चाहे फैक्ट का बात करे चाहे कॉन्सेप्ट का बात करे, एक क्वेश्चन एग्जाम में बाहर नहीं जाने देंगे। एक बात याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन टकरेगा, बस जैसे पढ़ाया जाए जैसे समझाया जाए लॉन्ग टाइम तक दिमाग में रखना है, ठीक है ना? जल्दी से बताएंगे। कहता है दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आजाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है। सारी पार्टियां अपने अपने मन के मुताबिक क्या करें, चुनाव प्रचार करें, लोगों को जो जन समर्थन ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करे, उन पार्टियों पे कोई प्रतिबंध न लगाया जाए। समझ गए? हाँ, पर सभी दलों को उचित और समान अवसर मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी उम्मीदवार या पार्टी ये सब काम नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जानना जरूरी। अब एक बार कमेंट सेक्शन में हमको वैसे बच्चे बताएं कि अभी तक हम लोग 2 चैप्टर पॉलिटी में पढ़ लिए, उसका थ्योरी और एमसीक्यू कर लिए थे। अब आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो उस 2 चैप्टर पे आधार पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या मॉक टेस्ट लगाए और कोई परेशानी नहीं हुआ, या मॉक टेस्ट लगाए और परेशानी हुआ, यानी मॉक टेस्ट लगाया कितना बच्चा, ये हमको कमेंट सेक्शन में बताओ। या तो प्रीवियस ईयर, या तो मॉक टेस्ट, या कोई मॉडल सेट लगाया है। जल्दी से एक बार कमेंट सेक्शन में वैसे बच्चे कमेंट कर देंगे कि भाई लगाए 2 चैप्टर का, एक लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, और दूसरा संविधान निर्माण का। ये 2 चैप्टर का आप लगाए, कोई समस्या नहीं हुआ, या कुछ समस्या हुआ उसका चर्चा कीजिए मेरे सामने। हाँ, समस्या नहीं ना हुआ, आसानी से कर लिए ना, आसानी से, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी सिंगल बच्चे को कि गुरुजी आप 2 चैप्टर पढ़ाए लेकिन दोनों में से एक क्वेश्चन नहीं बना, 2 क्वेश्चन गलत हो गया, आप ऐसे समझाए थे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा कोई समस्या तो जरूर बताइएगा, हम हैं, ठीक ना? हाँ, जल्दी से। बन जाता है ना? हाँ, नहीं तो बताइएगा हमको कि गुरुजी यहां पे समस्या है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया। देखिए क्या क्या नहीं करना है उम्मीदवार को या पार्टी को चुनाव के दौरान, देखिएगा। कहता है मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। आप मतदाता को लोभ नहीं दे सकते। हाँ, आप मतदाता को लोभ नहीं दे सकते, घूस नहीं दे सकते, धमकी नहीं दे सकते। उनसे जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना, तो जाति या धर्म के नाम पे आप उनसे वोट नहीं मांग सकते। भैया हम आपके ही जाति के हैं, अपना जाति का भलाई करना है नहीं, लेकिन कर देता है कुछ लोग, मना किया गया लेकिन फिर भी कर दिया जाता है। हाँ, कहता है चुनाव अभियान में सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना। कहता है ये जो चुनाव अभियान है इसमें सरकारी संसाधन का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना? हाँ, सरकारी संसाधन नहीं, सरकारी पैसा, जनता का टैक्स का पैसा, उसको चुनाव प्रचार में खर्चा कर दिया आप। लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज्यादा खर्च करना, यह पुराना डेटा है, ठीक है ना? याद रखिएगा। हाँ, ये सारा कुछ हो रहा है, बस इसको समझना है, थोड़ा स्टेटमेंट में आ गया तो ध्यान दीजिएगा। कहता है अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए तो चुने जाने के बावजूद उनका चुनाव रद्द घोषित हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश की सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। इसमें उम्मीदवार और पार्टियों को यह सब करने की मनाही है। क्या करना है चुनाव प्रचार के दौरान? चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का उपयोग न कर सकते हैं।
मंदिर में जाकर के, मंदिर पे जाकर के, मस्जिद पे जाकर के, गिरजाघर पे जाकर के। इससे क्या होगा कि आप पार्टिकुलर धर्म के लोगों के साथ आप क्या कर रहे हैं कि केवल एक धर्म की बात कर रहे हैं, फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था रही कहां? ठीक ना? हाँ। कहता है सरकारी वाहन का प्रयोग नहीं कर सकते, विमान या अधिकारियों का चुनाव में उपयोग। ठीक ना? हाँ। चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री जो है किसी बड़ी योजना का शिलान्यास, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने वाले वायदे नहीं कर सकते। मतलब कहने का अर्थ है कि हम सरकार में हैं अभी, अब सरकार में रहने के बाद जैसे ही चुनाव का घोषणा हुआ, हम शिलान्यास कर दिए, भैया यहां विद्यालय बना देंगे, यहां स्कूल बना देंगे, कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, ताकि जनता का जो है मत जो है, जनता का जो इच्छा है उसको भ्रमित ना किया जाए, उसको प्रलोभन देकर के उसको बरगलाने का प्रयास ना किया जाए। तो इसको याद रखना है। अब एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे, गुरु एकदम मामला क्लियर, कहता है मतदान और मतगणना, यानी वोटिंग होगा और फिर काउंटिंग होगी। क्या है? कहता है चुनाव का आखिरी चरण है मतदाताओं द्वारा वोट देना। इस दिन को आमतौर पर चुनाव का दिन कहते हैं। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है, जिसको मतदान केंद्र या लोकल लैंग्वेज में इसको बूथ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बूथ बोला जाता है। हाँ। कराए किया अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदाता मतदान केंद्र में जाता है तो चुनाव अधिकारी उसे पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देता है और उसे वोट डालने की अनुमति देता है। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाजत होती है, जिससे कि वे देख सकें कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है। सब पोलिंग एजेंट बोला जाता है, सब अपना अपना पोलिंग एजेंट बैठा देता है। ठीक ना? और पोलिंग एजेंट बैठ करके पहचान करता है कि ऐसा तो ना कि कोई आदमी जो है किसी पार्टी का वर्चस्व चल रहा है या कोई बाहरी आदमी आकर के अवैध मतदान कर रहा है। तो ये अपना जो है सभी पोलिंग एजेंट जो है पार्टी रखे होते हैं। पहले 200 रुपया मिलता था, अब शायद 500 या 1000 रुपया पोलिंग एजेंट को मिलता है। वही मतदान केंद्र वाले दिन आप देखिए, मतदान केंद्र पे मतदान वाले दिन देखिएगा वो एसपी के रोल में होता है। ठीक ना? आपका परिचित होगा, पड़ोसी होगा, घर का होगा, लेकिन उस दिन एसपी जैसा लगेगा कि पूरा बूथ उसी के अंदर में है। ठीक ना? हाँ। अब आपको बताना यह है कि अंगुली पर जो लगाया जाता है वो क्या होता है। अंगुली पर क्या लगाया जाता है? कौन सा केमिकल होता है? उंगली पर जो लगाया जाता है ये कौन सा केमिकल होता है? मतदान के उंगली पर जो लगाया जाता है वो क्या होता है? उंगली पर जो लगाया जाता है ये कौन सा केमिकल होता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। हाँ, अब 1000 हो गया है। हाँ, जल्दी बताएंगे। सिल्वर नाइट्रेट। अरे क्या बात है विवेक सिंह, आज तो भैया एकदम सही आंसर दे रहे हो भैया, क्या बात है? सिल्वर नाइट्रेट याद रखिएगा। ठीक है ना? हाँ, ऐसे कॉम्पिटेटिव का हम अलग से ऐड कर लेंगे, पढ़ा लेंगे। कहता है पहले मतदाता एक मत पत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। अब मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। किसका? ईवीएम का प्रयोग हो रहा है। ठीक है। कहता है इसका इस्तेमाल होने लगा है। मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और उनके चुनाव चिन्ह बने होते हैं। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बने बटन को एक बार दबा भर देना होता है और पी करता है, मतलब आपका वोट हो गया, मतलब आपका वोट हो गया। उधर एक आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है जिसको पीठासीन अधिकारी बोलते हैं। वो पूरे मतदान केंद्र का प्रमुख बन के जाता है सभी मतदान कर्मियों का। उसके पास एक रिमोट होता है। आप जैसे ही मतदान केंद्र के अंदर जाएंगे यानी ईवीएम के पास जाएंगे वो वहां से सिग्नल देगा। वो जैसे ही सिग्नल देगा मतलब कि अब आप वोट डाल सकते हैं, तो आप दबाएंगे, पी करेगा और 7 सेकंड के लिए एक पर्ची आएगा जिसको वीवीपैट बोला जाता है। क्या बोला जाता? वीवीपैट बोला जाता है।
वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, यानी आप अगर जो है नींद में हैं कि हम किसको वोट डाल दिए, तो आपको 7 सेकंड के लिए एक पर्ची निकलेगा कि आप इस प्रत्याशी को वोट दिए हैं, उसका छाप ये था। ये 7 सेकंड के लिए वीवीपैट होता है, ठीक ना? हाँ, ठीक ना? हाँ, जल्दी से। तो ये पीस ही आवाज आएगा। कहता है मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बंद करके एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर एक चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है, मतों की गिनती की जाती है। वहां सभी दलों के एजेंट रहते हैं जिससे मतगणना का काम निष्पक्ष ढंग से हो सके। अब एक स्ट्रांग रूम बनता है जहां पे जितना भी उस एरिया का मतदान केंद्रों का ईवीएम है, उस सभी एक जगह पे सील बंद करके रख दिया जाता है। अब एक काउंटिंग का डेट फिक्स होता है मतगणना का। उस दिन जो है सारे जो है काउंटिंग कर्मी, यानी कि जो मतगणना करने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है ना? हाँ, जिनको निर्वाचन आयोग क्या करती है उस काम में लगाई होती है, वो सारे लोग बैठ करके फिर काउंटिंग करेंगे। और बाहर में सारे पार्टी के समर्थक होते हैं, ठीक है? हाँ, और समय समय पे वहां पे बताया जाएगा कि पहला राउंड हो गया तो पहला राउंड में इनको इतना वोट मिला, इनको इतना वोट मिला, ये इतने वोट से पीछे हैं, ये इतने वोट से आगे हैं, ठीक ना? कितना लोग क्या करता है कि 2-4 राउंड के बाद जो है मिठाई उठाई ले आकर के माला उला ले आता है, लास्ट राउंड में पलटी मार जाता है, तो सारा मिठाई और माला बर्बाद हो जाता है। ये बात भी याद रखिएगा। कहता है किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। मतगणना अधिकांशतः एक ही तारीख पे, जो आपके जो क्या होता है कि सभी निर्वाचन क्षेत्र में काउंटिंग का एक ही डेट होता है, ठीक ना? हाँ, कहता है टीवी चैनल और रेडियो और अखबार के लिए यह बहुत बड़ा अवसर होता है। देखते नहीं है सारे चैनल वाले लाइव चलाते हैं। हाँ, तो पहले मतलब जो है एगो बैठ के चेयर लेके बढ़िया मेकअप उकअप करके एकदम एंकर अब बोल रहा है। हाँ, तो देखिए पहले राउंड में बीजेपी इतने वोटों से आगे, कांग्रेस इतने वोटों से पीछे चल रही है। हाँ, उसी बतिया को बार बार फ्लैश मरवा मरवा के एकदम स्क्रीन पे, और भैया जनता सब दर्शक एकदम देख रहा है, नहीं नहीं ये नहीं जीतेगी, पार्टी जीतेगी। यही प्रक्रिया दिन भर इसी में निकल गया। और वे इसकी खबरों पर विस्तार देते हैं। कुछ घंटों की गिनती में ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाता है कि कौन अगली सरकार बनाने जा रहा है। तो यह मामला क्लियर हो जाता है, ठीक ना? हाँ, अब देखिए, अब आगे इनमें से कौन सा काम आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और कौन सा नहीं। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? अगला पॉइंट, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। एक बार कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे बता देंगे गुरु एकदम मामला क्लियर चल रहा है, कोई समस्या कोई परेशानी किसी भी बच्चे को ना है। अगर थक गए हैं तो बता दीजिए, आगे का कल कर लेंगे हम इसमें, और कल इसका क्वेश्चन भी कर लेंगे। लेकिन अगर थके नहीं है तो इसमें अभी 25 पेज बचा है, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब आप लोग डिसाइड कीजिए क्या करना है, आगे करना है या यहीं पे विश्राम दे दिया जाए। जल्दी से बताएंगे क्योंकि आपका इच्छा सर्वोपरि है भैया। अपना क्या है, कंप्लीट कर दिया जाए 25 पेज या कल किया जाएगा? जल्दी से बताएंगे। हाँ, जल्दी बता देंगे। अगर कल होगा तो कल 25 पेज पढ़ाने के बाद फिर क्वेश्चन कर लेंगे। इसका क्या कर लेंगे? क्वेश्चन कर लेंगे। इसके बाद 2 चैप्टर 9th का बचेगा। हाँ, चलिए कल है किया जाएगा। 1 घंटा का मान लीजिए, और 1 घंटा और लग जाएगा, ठीक ना? तो ठीक है भैया, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, इससे जो है यहां से हम लोग कल की क्लास में पढ़ लेंगे, ठीक ना? परेशान नहीं होना है, शांति से पढ़िए, ठीक है ना? हाँ, ठीक ना? हाँ, कल करवा देंगे, और कल इसका जो है ना, इसका क्वेश्चन भी कल ही करवा देंगे, ठीक ना? हाँ, जल्दी से बताएंगे।
संगीता पंडित, सर आप मटन खाते हैं? अरे हमरा यहाँ लहसुन प्याज न बनता है। हैं? बताइए, का ये बोल दिए आप? हैं? लहसुन प्याज भी ना बनता हमारे यहाँ, एकदम शुद्ध शाकाहारी आदमी हैं हम, समझ गए? चलिए, तो मिलते हैं आपसे हम। कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे जरूर बताएंगे सेशन कैसा लगा है। मिलते हैं आपसे कल सुबह 11 बजे पॉलिटी की क्लास में। आचार्य सीरीज में सभी बच्चे जरूर जुड़ेंगे। इसका आज एक हम प्लेलिस्ट बना देते हैं, और उस प्लेलिस्ट में सारा एनसीईआरटी का आपका सीरीज एससीईआरटी का रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ, जिसको भी एप्लीकेशन से संबंधित समस्या है, मतलब कहने का अर्थ है कि बैच परचेज करना है या कोई भी समस्या होती है, तो नंबर है 7870169858। हाँ,